बर्फ की मलिका। ग्रेडा एक जवान लड़की थी जो अपनी दादी अम्मी के साथ रहती थी। उसका मंगेतर वहीं करीब वाले घर में रहता था और उसका नाम के था। ग्रेडा और के इन दोनों के घरों के दरमियान पैदल का रास्ता था। वहाँ ग्रेडा और के ने अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर सुर्ख गुलाब के पौधे लगाए हुए थे और वो हमेशा शादी करने के बारे में बातें किया करते थे। सर्दियों के दिनों में जब एक दिन वो गुलाब के पौधों के पास बैठे थे, तब दादी अम्मी की आवाज आई, देखो बर्फ की मलिका कतरे इकट्ठा कर रही है। ग्रेडा और के फौरन ही खिड़की की जानिब दौड़े। के ने बर्फ की मलिका को खिड़की से देखा और अपनी जबान बाहर निकालकर उसे चिढ़ाने लगा। ओहो, ऐसा मत करो के, अगर वो तुम्हें देख लेगी तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। फिर वो ग्रेडा के घर के करीब वाले अपने घर की खिड़की से चढ़कर अपने कमरे में वापस आ गया। उस जब वो सोने जा रहा था, तब उसने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा और तब उसने एक अजीब सा बर्फ का कतरा देखा। वो कतरा बर्फ की मलका बनने तक तेजी से बढ़ता ही गया। उसके हाथ में तुर्किश मिठाई की रकाबी थी कि खुद को रोक नहीं पाया और उसने रकाबी से मुट्ठी भर के मिठाई छीन ली। उसके लालचीपन ने जैसे ही इस लालच में उसने वो मिठाई अपने मुंह में डाली, उस खातून ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे पकड़कर खिड़की से बाहर अपनी बिन पहियों की गाड़ी में उसे खींच लिया और घोड़ों के झुंड ने फौरन ही उड़ान भर ली। के को बहुत डरना चाहिए था, लेकिन मिठाई ने उसके दिमाग की सुध-बुध और सोच को मांद कर दिया था। अगली सुबह जब ग्रेडा के से मुलाकात को आई तो वो वहाँ पर नहीं था। ग्रेडा ने हर जगह उसे तलाश किया। वो गांव के मैदान की जानिब भागी और जोर से चिल्लाई, क्या आपने के को देखा है? क्या मेरे के को देखा है? लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा था। किसी को पता नहीं था वो कहाँ गया। मेरा के बस जिंदा हो, ओहो मेहरबानी, मेरा के जिंदा हो। हमें लगता है वो नहीं मरा होगा। ग्रेडा ने ऊपर देखा, वहाँ एक चिड़िया बैठी हुई थी। जब हम खाना ढूंढते हैं तब हम घर की छतों पर बैठते हैं और सब कुछ देखते हैं। अगर वो नदी में गिरा होगा तो हमें नहीं पता। मैं जाकर नदी की परी से पूछूंगी। ग्रेडा के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। अगर वो डूब गया होगा तो नदी की परी को मालूम होगा और वो नदी के पास गई और जोर से चिल्लाई, नदी परी, क्या मेरा के यहाँ आया था? क्या वो तुम्हारे गहरे पानी में डूब गया है? और नदी परी पानी से ऊपर आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसने कहा, ओह मेरी प्यारी बच्ची, नहीं, तुम्हारा के यहाँ नीचे नहीं आया, अब मत रोना। फिर वो कहाँ है? काश मुझे मालूम होता, लेकिन एक ज़ईफ चुड़ैल जो मेरे किनारे रहती है वो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन तुम उससे अपनी हिफाजत करना। मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी करूंगी, मेहरबानी करके मुझे वहाँ ले जा सकती हैं? क्यों नहीं, उस छोटी सी नाव में आओ, मेरी लहरें तुम्हें चुड़ैल की झोंपड़ी तक ले जाएंगी। फिर नदी परी गायब हो गई और ग्रेडा नाव में सवार हो गई। जैसे जैसे लहरें तेज हो रही थी, वैसे वैसे छोटी नाव तेजी से तैर रही थी। फिर ग्रेडा को एक झोंपड़ी नजर आई और एक ज़ईफ खातून लड़खड़ाते हुए बाहर आई। वो झुकी हुई थी और हाथ में उसके छड़ी थी। ज़ईफ औरत नदी के किनारे आई और नाव को अपनी छड़ी से थामकर जमीन की जानिब खींच लाई। उसने बाहर आने में ग्रेडा की मदद की। हालांकि ग्रेडा इस अजीब सी ज़ईफ चुड़ैल से खौफजदा थी, लेकिन उसने भी के को तलाश करने की ठान ली थी। आओ और मुझे बताओ तुम कौन हो? ग्रेडा ने उसे सब कुछ बताया। क्या आपने मेरी के को देखा है? नहीं, लेकिन शायद वो आ सकता है। वो झोंपड़ी के अंदर चले गए। वहाँ मेज पर खूबसूरत चेहरे का एक कटोरा था। ग्रेडा, अब परेशान मत होना, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढ लेगी। अब उन चेहरियों को तुम खाओ। जब ग्रेडा खा रही थी, तब ज़ईफ औरत उसके लंबे गेसुओं को सोने की कंघी से संवारते हुए धीरे धीरे बोलने लगी, मैं तुम्हारे जैसी एक पोती के लिए तरस गई हूँ। ग्रेडा के बारे में भूल गई।
क्योंकि उस ज़ईफ औरत ने तिलिस्माती कंघी से उस पर तिलिस्म कर दिया था। ज़ईफ चुड़ैल गैडा को अपने पास रखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद गैडा आहिस्ता से बोली, मैं यहाँ हमेशा के लिए ही रहूंगी। एक दिन बागीचे में गैडा ने सुर्ख गुलाबों को देखा। उन्होंने उसे कह की याद दिला दी। कह की याद ने ज़ईफ औरत के तिलिस्म को तोड़ दिया और गैडा बागीचे की गेट की जानिब भाग गई। वो ज्यादा दूर भी नहीं भाग सकी थी और पत्थर के पुल के दरमियान रुक गई। अचानक उसे ट्रोल्स ने घेर लिया। ट्रोल्स गैडा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वो ताजा और खूबसूरत है और उसे बादाम और शहद खिलाया है। वो कितनी लजीज लगेगी। वो मेरे साथ खेलेगी, मुझे उसके मफलर और उसके खूबसूरत कपड़े देगी। छोटी ट्रोल लड़की जो गैडा की ही उम्र की थी, उसके चेहरे पर मायूसी थी। उसने गैडा को कमर से थामा और कहा, वो तुम्हें नहीं मारेंगे, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। सभी ट्रोल्स हंसे। फिर वो उस छोटी ट्रोल लड़की की खातिर गैडा को छोड़ने के लिए रजामंद हुए। गैडा ने उसे अपनी कहानी बताई कि वो कैसे कितनी मोहब्बत करती थी और उसे वो कैसे ढूंढेगी। खाने पीने के बाद वो पत्थर के पुल के नीचे से जा रहे थे। तब उनके ऊपर 100 से ज्यादा कबूतर सोने का नाटक करके उन्हें देख रहे थे और सुन रहे थे। हमने के को देखा है। कहाँ पर? बर्फ की मलिका की गाड़ी में। वो कहाँ जा रहे थे? लैपलैंड, बर्फ की मलिका का महल है वहाँ। छोटी ट्रोल लड़की ने संजीदगी से देखा और सिर हिलाया। मैं तुम्हारा इश्क पाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। छोटी ट्रोल लड़की अपने पालतू जानवर बारासिंह के पास गई और आंखें बंद करके कहा, मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। तुम फौरन दौड़कर इस प्यारी सी लड़की को बर्फ की मलका के महल में ले जाओगे। फिर छोटी ट्रोल लड़की ने बारासिंगा की रस्सियां खोल दी। गैडा और बारासिंगा निकल गए। वो बर्फ की मलका के महल तक पहुंचने तक दौड़ता रहा और वहां उसने गैडा को नीचे छोड़ दिया। तुम्हारे वापस आने तक मैं यहीं इंतजार करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को हिफाजत से घर पहुंचाऊंगा। गैडा बर्फ की मलका के ऊंचे महल की जानिब चल पड़ी कि यकदम ही हजारों बर्फ के कतरों से घिर गई और उसकी वजह से वो भड़क गए। वो बर्फ की मलका के हिफाजती थे। गैडा ने दुआ की। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि वो अपनी सांसें देख सकती थी जो उसके मुंह से भाप की तरह से निकल रही थी। ये भाप बड़ी होकर फरिश्तों में बन रही थी और वो भाप से दुआएं कर रही थी। गैडा की दुआ मुकम्मल हुई तो एक बड़ी टुकड़ी उसके चारों जानिब खड़ी हुई थी। उन्होंने बर्फ के कतरों पर हमला किया और फिर जंग शुरू हुई। गैडा तेजी से बर्फ की मलका के महल की जानिब बढ़ी और फिर उसे क्या मिला? वो बर्फीली दीवार के अंदर था। के मेरे प्यारे के, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। के ठंड से लगभग जम गया था और सिर से पैर तक वो नीला हुआ था। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वो तुर्किश मिठाई का असीर हो गया था। इसी दौरान बर्फ की मलका ने उस पर मिठाई और बुरी चीजों का उस पर इस्तेमाल किया था। गैडा ने उसे गले लगाया और वो रोने लगी। उसके गर्म आंसू उसके सीने पर गिरे और उसके दिल में दाखिल होने लगे। उन्होंने बर्फ को पिघला दिया और के का दिल बन गया। उसके जिस्म में गर्मजोशी फिर से लौट आई और उसने गैडा को पहचान लिया और वो खुशी से रोने लगा। गैडा, इतने वक्त तुम कहाँ थी? के मेरी जान, मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वो आपस में लिपट गए। हंसी और खुशी के मारे वो रो रहे थे। वफादार बारासिंगा उनकी राह देख रहा था और उन्हें आते देखकर वो नीचे की जानिब झुका और उन्हें अपनी पीठ पर दराज होने दिया। वो अपने घर के लिए उड़ कर गए। उनकी आंखों से खुशियाँ और शादमानी झलक रही थी और उसके फौरन बाद उन्होंने शादी कर ली और खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी गुजारने लगे। समाप्त। ग्रिंच ने किया सांता क्लॉज को किडनैप।
सेंटा क्लॉज नॉर्थ पोल की हो घाटी में रहता है, जहाँ बड़े खूबसूरत महल हैं और जिसमें उसके खिलौने बनते हैं। उनके मजदूरों को रील्स, नोक्स, पिक्सेस और परियों में से इंतखाब किया जाता है, जो उनके साथ रहकर एक बरस के आखिर से दूसरे बरस के आखिर तक काम में मसरूफ होते हैं। एक तरफ लाल रंग का बहुत बड़ा जंगल और दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा पहाड़ और उसके दरमियान ग्रिंच की गुफा है। ग्रिंच क्रिसमस से और सांता से नफरत करता है, लेकिन माफ करो अब ये मत पूछना क्यों, क्योंकि इसकी वजह कोई नहीं जानता। ये हो सकता है कि उसका दिमाग खराब हो, है ना सही, या ये भी हो सकता है कि शायद उसके जूते छोटे हों, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इसकी सही वजह ये है कि उसका दिल बहुत ही छोटा था, बहुत छोटा। ग्रिंच अपने कुत्ते मार्क के साथ गुफा में रहता था। एक दिन वो मार्क के साथ अपने घर का कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा था। तब उन्होंने हो घाटी में क्रिसमस की सजावट देखी, क्योंकि ये तकरीबन क्रिसमस के करीब का दिन था। तो उसने कहा, फ्रेश मार्क, बहुत हो गया है, ये क्रिसमस की सजावट मेरे जहन में जा रही है। क्रिसमस का वक्त हमेशा मुझे परेशान करता है, सब सांता क्लॉज की वजह से है। तुम सही हो मार्क, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तुम क्या तजवीज कर रहे हो मार्क? तुम्हें लगता है कि सांता को अगवा करना मुमकिन है? ठीक है, तुम सही हो, कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। ये जाहिर है कि जब सेंटा हो घाटी में होता है, तब वहाँ परियां, रील्स और नुक्स, इनके बनाए गए हिफाजती लिबास से वो महफूज रहता है। लेकिन क्रिसमस से पहले शाम को जब वो अपनी 12 सिंगों की बेपहिया गाड़ी में बच्चों के लिए खिलौने भरकर इस बड़ी सी दुनिया में लेकर जाते हैं, तब उन्हें पकड़ने के लिए ग्रिंच के पास सबसे अच्छा मौका होता है। इसीलिए ग्रिंच ने अपनी तरकीब सोची और क्रिसमस से पहले की शाम का इंतजार करने लगा। अगले रोज क्रिसमस से पहले की शाम के साथ ग्रिंच अपनी तरकीब लेकर आया। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। ग्रिंच हंसने लगा। आसमान में सफेद चांद चमक रहा था और जमीन पर बर्फ जगमगा रही थी। तब सेंटा अपनी चाबुक को घुमाता हुआ बड़ी बेपहियों की गाड़ी में खिलौनों की बड़ी बड़ी बोरियां भरकर हंसता हुआ सीटी बजाकर गाना गाने लगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में बरस का ये एक ही दिन ऐसा होता है जब वो सबसे ज्यादा खुश होता है और बच्चों को अपनी मेहनत कश के खजाने को मोहब्बत से लौटा देता है। इसके लिए सेंटा घाटी से बाहर बड़ी दुनिया में जा रहा था। 12 सिंगों को मालूम था उससे क्या उम्मीद की जाती है, इसीलिए वो तेजी से दौड़ने लगा। ऐसा लगता था जैसे उसके पैर इस बर्फ फैली हुई जमीन को छू ही नहीं रहे थे। इतने में चांद के उजाले में एक रस्सी फेंकी गई और बड़ा सा फंदा सांता क्लॉज के हाथों और बदन पर आकर गिर गया और वो फौरन ही उसमें कस गया। इससे पहले कि वो खुद की हिफाजत करे या फिर किसी को आवाज लगाए, उसे उसकी गाड़ी से फौरन से पेश खींच लिया गया और वो लुढ़क कर सर के बल बर्फ में धंस गया। उसी दौरान 12 सिंगा दौड़ता रहा और उसे मालूम ही ना हुआ कि उसकी गाड़ी चलाने वाले को अगवा कर लिया गया है। इस यकबयक हुई हरकत ने एक पल के लिए ज़ईफ सांता को हैरान कर दिया और जब वो होश में आए तब उसे पता चला कि ग्रिंच ने उसे बर्फ से निकाल लिया था और उसे एक बड़ी सी रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया था। अगवा किए गए सांता को अपनी गुफा में ले गया, उसे पत्थर की दीवार पर जंजीरों से जकड़ कर बांध दिया। ग्रिंच हंसकर मजा लेता हुआ शैतानी अंदाज में हाथ रगड़ने लगा। अब बच्चे क्या करेंगे मुझे मालूम है। जब क्रिसमस की सुबह उन्हें खिलौने नहीं मिलेंगे तब वो रोएंगे, चिल्लाएंगे और पैर पटकेंगे। आखिरकार मैंने क्रिसमस थमने पर मजबूर कर दिया।
अब इस क्रिसमस से पहले शाम जब ये सब हुआ, तब सैंटा अपनी बिन पहियों की गाड़ी में अपनी 4 पसंदीदा कारिंदों, न्यूटर द रील्स, पीटर द नुक्स, किल्टर द पिक्सी और विस्क नाम की एक छोटी सी परी को साथ लेकर गया था। ये प्यारे और मासूम साथी बच्चों को उनके तोहफे तकसीम करने में काफी मददगार साबित होते थे। लेकिन जब उनके मालिक को यकबयक बेपहिया गाड़ी से खींच लिया गया, तो वो आराम से गाड़ी की सीट के नीचे बैठे थे, जहाँ तेज ठंडी हवा उन तक नहीं पहुँच रही थी। सैंटा के गायब होने की कुछ वक्त बाद जब सैंटा की खुशी से गाने की और सीटी की आवाज नहीं आई, तब सब खामोश लगने लगा और उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। और तब छोटे विस्क ने सीट के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला और उसने देखा कि सैंटा वहाँ नहीं थे और बिना पहियों की गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं था। तब उन छोटे मासूमों को सैंटा के अगवा होने के बारे में मालूम हुआ। तब वो चिल्लाया, ओह! और सदाबहार बारहसिंगा रुक गया। पीटर, न्यूटर और किल्टर सभी सीट पर कूद गए और बेपहिए गाड़ी के जरिए बनाए गए निशानों का पीछा करते हुए वापस आए। लेकिन सैंटा मीलों पीछे रह गए थे। हम क्या करेंगे? विस्क ने परेशान होकर कहा। इस बड़ी मुसीबत की वजह से उनके चेहरे से सारी खुशी और मजा काफूर हो गए हैं। हम एक बार फिर जाकर अपने मालिक को तलाशना चाहिए। नहीं, अगर हम वापस गए तो सुबह होने से पहले बच्चों को खिलौने देने के लिए हमें और ज्यादा देर हो जाएगी और सैंटा इससे गमज़दा हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि किसी बुरे इंसान ने उन्हें पकड़ लिया है और उसने सोच समझकर क्रिसमस को खराब करने की कोशिश की है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी खिलौनों को बांटना है और उसके बाद हम सैंटा को तलाश करेंगे। ये कि वाकई एक अच्छी और सोची समझी तरकीब थी। इसीलिए पीटर नुक्स ने बारहसिंगे और वफादार जानवरों को बुलाया। फिर वो वापस आगे बढ़े और उन्होंने पहाड़ियाँ, जंगल, घाटियाँ और मैदानों को पार किया। फिर क्रिसमस की सुबह जहाँ पर बच्चे सो रहे थे और अपने तोहफों के ख्वाब देख रहे थे, वो वहाँ पहुँच गए। लेकिन उन छोटे मासूम दोस्तों ने अपना काम पूरा करने का फैसला किया था। हालांकि उन्होंने अपने सफर में कई बार सैंटा की मदद की थी। उनके दोस्त हमेशा उन्हें सलाह देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अब उन्हें ये काम अपने तौर पर करना था और वो बच्चों को जानते भी नहीं थे और सैंटा ने भी उन्हें नहीं बताया था। और ये कोई नई बात नहीं थी कि उन्होंने कुछ हंसने लायक गलतियाँ की थी। सारे खिलौने बांटकर जब उन्होंने अपना काम खत्म किया तो वो सारे हो घाटी में लौट आए। छोटे मासूम दोस्त सोचने लगे कि वो अपने मालिक को कैसे छुड़ा सकते हैं और उन्हें पहले ये मालूम करना था कि सैंटा के साथ आखिर हुआ क्या है और वो इस वक्त कहाँ है। अचानक बर्फ के ढेर पर उन्होंने देखा कि सैंटा उन्हें देख रहे हैं और वो उनके करीब आ रहे हैं। जल्दी ही वो सैंटा के पास इकट्ठा हुए और उनसे दरियाफ्त करने लगी कि क्या हुआ। मैरी क्रिसमस दोस्तों, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। उस शैतानी ग्रिंच ने सोचा कि मुझे अगवा करके वो क्रिसमस को खराब कर देगा। वो बेवकूफ नहीं जानता कि क्रिसमस कभी भी मेरे बारे में या फिर तोहफों के लिए नहीं है जो हमारे दिल एक दूसरे के लिए प्यार बांटते हैं। ये उसी ईसा के तोहफे के बारे में है। ग्रिंच सैंटा का पीछा कर रहा था ताकि कोई खुफिया मालूमात निकाल सके और फौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो बेपहिए पर चढ़ा ताकि सैंटा रिल्स, नुक्स, पिक्सल और परियों के साथ क्रिसमस मना सके। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. माचिस वाली छोटी लड़की। वो शाम शदीद ठंड वाली थी। बर्फ के बादल आसमान में मौजूद थे और नीचे देहात में तारीकी छा गई थी इस नए साल की शाम पर। अरे मेरी छोटी प्यारी बच्ची, तुम इस वक्त माचिस बेचने के लिए जा रही हो।
इस ठिठुरने वाले अंधेरे में मुझे तुम्हें भेजना पड़ रहा है। तुम मुझे माफ कर देना। तुम तो देख ही सकती हो चल नहीं पा रही हूँ। जी दादी अम्मी, मैं समझ सकती हूँ। और ख्याल रहे मेरी बच्ची, ये माचिसे बेचकर तुम्हें जो भी पैसे हासिल हों उससे तुम कुछ खा सकती हो, नहीं तो आज भी हमें खाली पेट सोना पड़ जाएगा। अब जाओ मेरी बच्ची। आप मेरी फिक्र ना करें दादी अम्मी, मैं तमाम माचिसे बेच दूंगी और इंशाल्लाह आते वक्त ढेर सारा खाना साथ लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। सर्द तारीकी में पथरीले रास्ते पर एक गरीब लड़की जो यतीम भी थी और महज 8 साल की ही थी, वो अक्लमंदों की तरह चल रही थी। अपना सर गर्म रखने के लिए उसने टोपी पहन रखी थी और उसके कपड़े बहुत पुराने हो चुके थे और कुछ जगहों से वो फटे हुए भी थे। वो अपने नंगे पैरों के साथ आवाज लगाते हुए जा रही थी क्योंकि उसके पास जूते भी नहीं थे। वो एक कोने में खड़ी हो गई इस उम्मीद से कि वो अपने खुले और कमजोर हाथों में थामी हुई माचिस बेच पाएगी। लोग उसके करीब आ जाते थे। क्रिसमस की खरीदारी के वक्त में वो तमाम मसरूफ थे। उस छोटी गरीब लड़की की जानिब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। ओ बेटा, उस दुकान से जो खरीदा तुम्हें पसंद आया? अरे हाँ अम्मी, ये गुड़िया बेहद खूबसूरत है, इसके कपड़े बहुत प्यारे हैं। उस माचिस वाली छोटी लड़की की आंखें भरी हुई थी, लेकिन उसके पास रोने का वक्त नहीं था। उसे कुछ माचिसें बेचनी थी ताकि आज रात वो और उसकी दादी अम्मी कुछ खाना खा सके। इसीलिए उसने हिम्मत से अपनी आंखें पोंछी और उस खातून से कहा, सुनिए, क्या आप कुछ माचिसें खरीदना चाहेंगी मैडम? ये बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी भी। मुझे माचिसों की जरूरत नहीं है और तुम मेरी बच्ची से दूर रहो। जाने क्यों लोग इस तरह के लोगों को खास लोगों के बीच में घुलने मिलने कैसे दे देते हैं। ओ अम्मी, उसके कपड़े तो देखिए कितने पुराने हैं। माफ कीजिए, लेकिन मेरे पास बस यही कपड़े हैं। वो मेरा मसला नहीं है और वैसे भी मेरे पास पैसे कतई नहीं है और अगर होते भी तो मैं माचिसे तो नहीं खरीदती। चलो अब जाओ यहाँ से। मगर ये सिर्फ 1 ही रुपए की है मैडम। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अरे कहा ना मुझे नहीं चाहिए। अब निकल जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। माचिस वाली छोटी लड़की घबरा गई। बर्फ गिरने लगी। एक बार फिर वो आने जाने वाले लोगों को माचिसें खरीदने के लिए आवाज लगाने लगी। मेम साहब, क्या आप कुछ माचिसें खरीदना चाहेंगी? ये वाकई में तिलिस्माती है और आपको ये जानकर हैरानगी होगी। जब आप एक माचिस जलाएंगी तब आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी होंगी। ओहो, कुछ भी कह रही हो, ये तमाम कहानियाँ हैं। लेकिन मेम साहब, कम से कम एक तो ले लीजिए। इसकी रोशनी आपको एक खूबसूरत और बेहतरीन क्रिसमस देगी। अरे मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे नहीं चाहिए, वाकई नहीं। मैं सच कह रही हूँ, इसकी हर एक तीली अलग है। आज मुझे माचिस वाकई नहीं चाहिए और तुम भी अब अपने घर चली जाओ। बाहर बहुत सर्दी है। मैं नहीं जा सकती मेम साहब, मेरे वालिदैन नहीं हैं और मेरी दादी बीमार हैं। उनके लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए या खाना खरीदने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। बच्ची, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। शायद कोई और हो जो तुमसे माचिसें खरीद ले। हाँ, शायद ये भी हो सकता है। माचिस वाली छोटी बच्ची की उम्मीदें डूबने लगी क्योंकि सर्द हवाएं मजीद तेज हो गईं और उस मासूम कमजोर लड़की के इर्द गिर्द घूम रही थी, मानो अपने ठंडे नाखूनों से उसे छील रही हूँ। आखिरी मजबूत इरादे के साथ माचिस वाली छोटी लड़की माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार हारी हुई और अकेली महसूस करती हुई वो फुटपाथ पर नीचे बैठ गई। ठंड की वजह से वो बहुत ज्यादा कांपने लगी। मेरे हाथ और पाँव तो बर्फ के टुकड़ों की तरह से हो गए हैं, बिल्कुल ठंडे। मैं अपनी माचिसों में से एक तीली जला लेती हूँ ताकि मेरी उंगलियाँ थोड़ी सी गर्म हो सके।
उस गरीब माचिस वाली लड़की के हाथ बहुत कांप रहे थे, जिस वजह से वो माचिस की तिल्ली भी नहीं जला पा रही थी। काफी देर के बाद बहुत मशक्कत से उसने सिर्फ एक तीली जलाई। उसे हैरानगी थी क्योंकि वो तीली लोहे की सिकड़ी में बदल गई। थोड़ी ही देर के बाद उस छोटी लड़की को गर्माहट महसूस होने लगी। उसने अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां सिकड़ी के सामने रख दी। वो बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही लम्हों में एक बर्फ की बूंद उसकी तीली पर गिर गई और वो बुझ गई। वो उठी और एक बार फिर माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी एक भी माचिस नहीं बेच पाई। कि यकदम ही उसने एक आवाज सुनी। कैसी हो छोटी बच्ची, बेचने के लिए क्या है? मैं माचिस से बेचती हूँ, क्या आप खरीदना चाहेंगी? जैसे ही वो उस आवाज की जानिब मुड़ी, उसने देखा एक बेघर ज़ईफ औरत अपने एक कुत्ते के साथ एक कोने में खड़ी थी और वो दोनों भी ठंड की वजह से कांप रहे थे। तुमने मुझे नहीं देखा, मैं भी गरीब हूँ। ओह, माफ कीजिए अम्मी, मुझे ये तमाम माचिसें बेचनी है ताकि मैं मेरी दादी अम्मी के लिए खाना खरीद सकूं। मासूम बच्ची, खैर क्या तुम मेरे इस कुत्ते की रखवाली करोगी? बस जरा देर के लिए ही मुझे जाना होगा, मुझे कुछ खाना भी तलाश करना होगा, शायद मैं तुम्हारे लिए भी खाने के लिए ला सकूं। अच्छा, आखिरकार मैं मेरी दादी अम्मी के लिए कुछ खाना ले जा पाऊंगी, लेकिन मैडम जरा जल्दी आइएगा, मुझे मेरी दादी अम्मी के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। माचिस वाली छोटी लड़की कुत्ते की देखरेख के लिए तैयार हो गई और वो ज़ईफ औरत जल्द अज जल्द लौटने का वादा करके चली गई। कुत्ता खामोशी के साथ उस कोने में बैठा था और उसने उसका पट्टा पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो मासूम बेचारी लड़की फिर से कांपने लगी। उसने लम्हे भर के लिए सोचा और उसने माचिस बाहर निकाली और दीवार के सामने एक तिली जलाई। उसे हैरानगी हुई। उसने देखा कि उसके सामने लजीज खानों से आरास्ता एक टेबल आया है जिस पर टर्की, मेमना, बतख, मछली, सेब और केक तमाम ही आरास्ता थे। ओह, मैं ये सब खाना चाहती हूँ, मुझे इस जगह बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही वो लड़की केक के टुकड़े तक पहुंची, तिली की आग बुझ गई और सब कुछ गायब हो गया। वो बहुत ही उदास हो गई और उसने आसमान की जानिब देखा और दुआ की, या खुदा, मुझे इस तकलीफ से निकालिए, मैं बेहद भूखी हूँ और तकलीफ में भी मेरी मदद कीजिए। और तभी उसने एक टूटता हुआ तारा देखा और उसे उसकी दादी की बताई हुई एक बात याद आई। दादी अम्मी ने कहा था किसी के इंतकाल के वक्त टूटता हुआ तारा नजर आता है। मेरी दादी अम्मी बहुत बीमार है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं मेरी दादी अम्मी का इंतकाल हो गया। ओह, दुनिया में मुझे उनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता। उसने एक तिली और निकाली और उसे रोशन किया। अपनी दादी अम्मी को अपने सामने देखकर उसे बहुत हैरत हुई। अरे दादी अम्मी, ये आप हैं? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई हूँ। अपनी दादी अम्मी को देखकर माचिस वाली छोटी लड़की खुश हो गई। हालांकि वो थोड़ी हैरान थी क्योंकि उसे उसकी दादी हवा में लहराते हुए नजर आ रही थी। डरो मत मेरी बच्ची, मैं पूरी तरह से सेहतमंद हूँ और हिफाजत में हूँ। तुम मेरे मुतालिक कोई फिक्र मत करो। माचिस वाली छोटी लड़की कितनी मेहनत से उसने माचिस से बेचने की कोशिश की, ये बताने के लिए उसने अपना मुंह खोला। तब तक फिर से एक बार तिली की आग बुझ गई और उसकी दादी अम्मी गायब हो गई। एक बार उस लड़की ने अपने पास की तमाम तिलियां एक साथ जला दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी दादी अम्मी गायब हों। अब रोशनी बेहद तेज थी, बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह,
اس کی دادی امی پھر سے سامنے آ گئی اور انہوں نے چھوٹی ماچس والی لڑکی کو بے حد محبت سے دیکھا اور مسکرائی۔ دادی امی، میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی، مجھے یہاں پر قطعی نہیں ٹھہرنا ہے، خدا را مجھے اپنے ساتھ لے چلیے نا۔ ہاں میری پیاری چندا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، ذرا اپنا ہاتھ دو۔ دادی امی نے ماچس والی لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور اسے اپنی باہوں میں کس لیا اور وہ دونوں آسمان کی جانب اڑنے لگی۔ اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے میری شہزادی؟ دادی امی، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ جانتی ہیں مجھے بھوک کا بھی احساس نہیں ہو رہا ہے اور مجھے ٹھنڈ بھی نہیں لگ رہی ہے، ایک پنکھ کی مانند ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ دادی امی پھر سے مسکرائی اور وہ دونوں جنت کی جانب اڑتے چلے گئے۔ اس وقت ایک چھوٹا سا ٹوٹتا ہوا تارا نظر آیا۔ دوسرے دن جب سورج آسمان پر پہنچا تب وہ چھوٹی ماچس والی لڑکی زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کی سبھی تیلیاں جل چکی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک پیاری مسکراہٹ تھی۔ بہت سے لوگ زمین پر پڑی اس بے جان ماچس والی چھوٹی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ ان سب کو رنج ہوا کیونکہ وہ ننھی سی جان ان کی زندگی میں جو روشنی لاتی وہ اسے کھو چکے تھے۔ کہانی سماپت۔ چینٹی اور ٹڈے کی کہانی۔ بہت عرصہ پہلے ایک گھاس کے میدان میں ایک چینٹی اور ایک ٹڈا رہتا تھا۔ دن بھر چیٹیاں بے حد کام کرتی تھی۔ دور کھیت سے گیہوں کے دانے لانے کا مشقت بھرا کام وہ کرتی تھی۔ ان کا یہ کام بے حد نظم و ضبط سے چلتا تھا۔ ہر صبح وہ جلدی میں رہا کرتی۔ صبح کی پہلی شعاؤں کے ساتھ وہ اپنی سر پر بڑے بھاری گیہوں کے دانے لے کر توازن قائم کرتی۔ گیہوں کا ہر ایک دانہ دھیان سے کپ میں رکھتی اور دانے لانے کے لیے دوبارہ واپس جاتی۔ پورا دن بنا تھکے بنا آرام کرے بس آتی جاتی رہتی اور گیہوں کے دانے دھیان سے کپ میں رکھا کرتی۔ وہاں دوسری جانب ایک آلسی ٹڈا بس چھاؤں میں بیٹھا رہتا اور گانے گاتا۔ مستقبل میں کیا ہوگا اس کی فکر کیے بنا وہ آرام سے بس چھاؤں میں بیٹھا رہتا۔ اسے دن بھر کام کرنے والی بیچاری چیٹیوں پہ رحم آتی تھی۔ دن گزر رہے تھے، تبھی آلسی ٹڈا گھاس پر کودتا اور آرام سے لذیذ کھانا کھاتا رہتا، بس گانا گاتے گاتے آرام سے جی رہا تھا۔ جب چینٹیاں دانے لا کر گھر میں سنبھال کر رکھ رہی تھیں اور محنت کر رہی تھیں، ایک دن روزانہ کی طرح جب ساری چینٹیاں دانے لا رہی تھیں تب ان میں سے ایک چینٹی بھاری دانوں کی وجہ سے نیچے گر گئی اور درد کی وجہ سے رونے لگ گئی۔ اس کی مدد کرنے کی بجائے ٹڈا اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ چینٹی نے کہا، میاں ٹڈے، یہ دانا اٹھا کر میرے گھر تک لے جانے میں آپ میری مدد کریں گے کیا؟ میں آپ کی بے حد شکر گزار رہوں گی۔ چینٹی کی باتوں کو انسنا کر کے ٹڈا اپنی ہی موسیقی میں مگن ہو گیا۔ چینٹی نے اکیلے ہی اپنی محنت سے وہ دانا اٹھایا اور وہ چلی گئی۔ تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو پیاری چیٹی؟ ٹڈے نے پوچھا۔ تھوڑا آرام فرماؤ اور میری موسیقی بھی سن لو۔ گرمی ہے اور دن بھی بڑا ہے، کس لیے بوجھ اٹھانے میں وقت گوا رہی ہو؟ چینٹی نے انسنی کر کے گردن گھما لی اور جلدی میں وہ کھیت کی جانب روانہ ہو گئی۔ تبھی ٹڈا زور سے ہنسا۔ تم بڑی بیوقوف چیٹی ہو۔ ٹڈے نے پھر سے اسے پکارا۔ آؤ آؤ میرے ساتھ ناچو گاؤ، کام کو بھول کر گرمی کا تھوڑا لطف لیتے ہیں۔ میں موسم بارش کے لیے کھانا اکٹھا کرنے میں لگی ہوں، چینٹی نے کہا، اور تمہیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ بارش کی اتنی فکر کیوں کرنی ہے؟ ٹڈے نے جواب دیا۔ ابھی تو ہمارے پاس کھانے کے لیے بہت سارا کھانا ہے اور بہت سارا وقت بھی ہے برسات کی تیاری کے لیے۔ لیکن چینٹی کو سمجھ آ گیا تھا کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے، اس لیے وہ اپنے راستے نکل گئی۔ یہاں ٹڈا پورے موسم میں اپنے ہی ناچ گانوں میں مصروف رہا۔ سارا دن کام کر کے بارش کی تیاریاں کرنے کی بجائے اس نے کھیلنا، ناچنا، گانا ان سب کو اہمیت دی۔
یہ خوبصورت موسم گرما کے دن ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں اور جلد ہی بارش پھر سردیاں آنے والی ہیں، یہ تو وہ بھول ہی گیا۔ جلد ہی گرمی کا موسم بارش میں تبدیل ہو گیا اور بارش کے بعد موسم سرما آ گیا۔ سورج اب بہت ہی کم دکھتا تھا، دن چھوٹا تھا اور جبکہ رات لمبی اور اندھیری تھی۔ ہر جانب بھیانک سردی اور برف باری شروع ہو چکی تھی۔ ٹڈا سردی سے کانپنے لگا، خود کو سوکھے پتوں سے بچانے کی کوشش میں تھکنے لگا، لیکن زوروں کی ہوا چلنے پر اسے ٹھنڈ لگتی تھی۔ اسے بے حد بھوک لگا کرتی، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا۔ اسے پتا لگ گیا کہ اگر کھانے کے لیے جلد ہی کچھ نہ ملا تو وہ مر جائے گا۔ وہ کمزور ہو گیا تھا۔ جلد ہی اسے سمجھ آ گیا کہ چیٹیاں صحیح تھی، اسے بھی تیاری کر لینی چاہیے تھی۔ ٹڈے کو اب ناچنا گانا پسند ہی نہیں آ رہا تھا، مارے سردی کے وہ بھوکا تھا۔ اسے برف سے بچنے کے لیے نہ تو گھر تھا اور نہ کھانے کے لیے کھانا تھا۔ تمام ہریالی اور کھیت برف سے لپٹی ہوئی تھی اور کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ اب میں کھانے کے لیے کیا کھاؤں؟ ٹڈے کو پچھتاوا ہوا۔ اس بار کی موسم سرما ہر بار سے بھی زیادہ بری ہوگی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ نہ تو اپنے کھانے کا انتظام اس نے کیا تھا اور وہ کرنے کے لیے وہ دوسروں کی مدد بھی نہ کر رہا تھا، اور صرف اسی وجہ سے وہ اگلی موسم گرما دیکھنے کے لیے زندہ ہی نہیں رہنے والا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ چیونٹیاں گرمیوں میں اکٹھا کیا ہوا کھانا کھانے کا مزہ لے رہی ہیں۔ ہاں، میں چیٹی کے پاس جاتا ہوں، مجھے وہاں کھانا ملے گا اور پناہ بھی۔ ٹڈا بے حد شرمندہ ہو گیا۔ وہ تھک کر چیونٹیوں کے گھر تک گیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آداب چیٹیوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں حاضر ہوں تم لوگوں کے لیے گانے، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑی سی گرمی چاہیے اور کچھ کھانا بھی چاہیے تاکہ میں گا سکوں۔ نہیں جناب ٹڈے، ہمیں آپ کا گانا سننے کی کوئی خواہش نہیں۔ ٹڈے نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی درخواست کی اور زندہ رہنے کے لیے کھانا دینے کی بھیک مانگی۔ کیا؟ چیٹی نے حیرت سے کہا، موسم سرما کے لیے آپ نے کوئی انتظام نہ کیا تو موسم گرما میں آپ آخر کر کیا رہے تھے؟ وہ مجھے کھانا جمع کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ملا۔ ٹڈے نے اپنی وجہ بتائی۔ میں موسیقی میں اتنا مبتلا تھا کہ پتہ ہی چلا کہ گرمیوں کا وقت کب نکل گیا۔ چیٹیوں نے اس کی طرف نفرت سے دیکھا اور اس کی جانب پیٹ کر کے اپنے اپنے کام پر روانہ ہو گئی۔ ایک چیٹی جس پر ٹڈا ہنس پڑا تھا وہ اس کی جانب مڑ کر بولی، تمام موسمی گرما میں کام کرتی رہی اور تم گانا بجاتے رہے اور میرا مذاق اڑاتے رہے۔ اب تمہارے لیے میرے پاس نہ تو کھانا ہے اور نہ ہی آسرا ہے۔ موسم سرما کے لیے تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ چینٹیوں نے ٹڈے کے منہ پر دروازہ بند کیا اور ٹڈا رونے لگا۔ ختم۔ If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. چھوٹی جل پری۔ برسوں پہلے دریا کے نیچے ایک شہر تھا جس کا نام تھا اٹلانٹس۔ وہاں کا بادشاہ اورین تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ بہت حسین تھی۔ وہ جل پری صرف حسین ہی نہیں تھی بلکہ وہ بے حد پیارا گاتی بھی تھی۔ جل پری کو کنارے پر جا کر تب تک انسانوں کی دنیا دیکھنے کی اجازت نہیں تھی جب تک وہ 20 برس کی نہ ہو جائے۔ ہر برس معصوم جل پری اپنے والد سے اوپر کنارے پر جانے کی اجازت مانگنے کے لیے درخواست کرتی۔ صبر کرو میری بچی، تمہیں موقع ملے گا۔ آخرکار اس روز چھوٹی جل پری کی 20ویں سالگرہ تھی۔ اس روز کے آخر میں اس کے والد نے اس کی جانب رخ کر کے کہا،
वक्त आ गया है। मेरी प्यारी बच्ची, दरिया के किनारे पर जाओ और वापस लौट कर आना। हमें बताना कि तुमने क्या क्या देखा, लेकिन जरा एहतियात से, और इंसानों से तुम कुछ फासला रखना। छोटी जलपरी ने अपने वालिद को बोसा दिया, उन्हें अलविदा कहा और ऊपर किनारे पर जाने के लिए तैरना शुरू किया। वो रात का वक्त था। किनारे पर पहुंचने से पहले उसने एक जहाज देखा। वो रोशन था क्योंकि उस पर सैकड़ों लालटेन रोशन थी। आखिरकार वो तैरकर जहाज के करीब गई और जाते ही उसने नामालूम दिल फरेब मौसीकी सुनी। ऐसी आवाज कैसे तैयार की जाती है, ये जानने के लिए वो बेताब थी। जहाज के एक झरोके से देखने के बाद उसने देखा कि अंदर जहाज के निचले कमरे में एक जश्न मनाया जा रहा था, सालगिरह का। ये जश्न एक नौजवान शहजादे के लिए था। वो बेहद खूबसूरत था। जलपरी ने पहली मर्तबा इतने हसीन नौजवान का दीदार किया था। जलपरी फौरन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जरा देर बाद, देर हो रही है, मुझे घर वापस लौटना होगा। वो नीचे जाने वाली थी। इतने में ही एक अजीब सी आवाज आई जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक तूफान। समंदर ने खौफनाक तूफान की शक्ल इख्तियार की। शहजादी का जहाज हिलने डुलने लगा। खौफ से सब चीखने और चिल्लाने लगे। मल्लाह उस जहाज को बुलंद मौजों से बचाने की कोशिश कर रहे थे और फिर एकदम से वो जहाज समंदर से बाहर आया और एक चट्टान से टकरा गया, शिकस्ता हो गया। कई अफराद शहजादे के हमरा समंदर में गिर गए। जलपरी को मालूम था कि इंसान पानी के अंदर जिंदा नहीं रह सकते। नहीं, मैं मेरी मोहब्बत को गर्क होने नहीं दे सकती। ताहम वो शहजादे को जमीन पर वापस ले आई, जहाँ उसने पूरी रात उसकी खिदमत की। समंदर किनारे आते आते शहजादा बेहोश हो गया तो जलपरी ने उसे एक छोटे चर्च के सामने रेत पर लेटा दिया और मदद के लिए आवाजें लगाने लगी। फिर वो करीब के ही किसी चट्टान पर तैर कर चली गई और देखने लगी कि कोई उसकी मदद के लिए आता है या नहीं। शहजादे ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि चर्च की तरफ से एक लड़की आ रही है। जब उस लड़की ने शहजादे को देखा तो वो फौरन चर्च की तरफ भागी ताकि मदद हासिल कर सके। लोग दौड़ते हुए आए। शहजादे को उठाकर खैरियत से ले जाया गया। उसके बाद छोटी जलपरी अपने घर लौट गई। कुछ रोज वो खुद में रंजीदा और खोई खोई रही, लेकिन छोटी जलपरी शहजादे को नहीं भूल पा रही थी। तो उसने एक बेवकूफाना तरीका सोचा तैर कर जाने का और उस अजनबी के साथ रहने का जिसे उसने अपना दिल दिया था। दूसरे रोज छोटी जलपरी ने उनके वजीर केकड़ा सेबेस्टियन को बुलाया। वो फौरन हाजिर हुआ और उसने कहा, शहजादी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे उर्सुला के पास ले चलो, समंदर की जादूगरनी। सेबेस्टियन पूरी तरह हैरान रह गया और उसने कहा, हाँ, क्या आपको मालूम नहीं है कि वो कौन है? वो बुरी जादूगरनी है। आखिर क्यों? फिर उसने सेबेस्टियन को मुकम्मल दास्तान सुनाई, उस तूफान की और शहजादे के साथ रहने की अपनी ख्वाहिश भी बताई। थोड़ी बहस करने के बाद सेबेस्टियन भी बेवकूफों की तरह उसे उर्सुला के पास ले जाने के लिए तैयार हुआ। समंदर की जादूगरनी समंदर के अंधेरे और ठंडे इलाके में रहती थी और उसका घर डूबे हुए मल्लाहों की हड्डियों से बना हुआ था, जिसकी हिफाजत समंदर के जहरीले सांप करते थे। छोटी जलपरी और सेबेस्टियन जैसे ही उर्सुला की गुफा में दाखिल हुए, वो समंदर की जादूगरनी जादुई गोले के सामने खड़ी थी और उसमें देख के शैतानी हंसी हंस रही थी। उर्सुला, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मेरी प्यारी शहजादी, मैं जानती हूँ तुम क्यों आई हो। तुम ऐसे शहजादे से शादी करना चाहती हो जिससे तुम मिली भी नहीं। तुम अपनी दुम से निजात पाना चाहती हो। डरो मत, मेरे पास इलाज है जो बिल्कुल कामयाब है। तो तुम मेरी मदद कर पाओगी? मेरी प्यारी बच्ची, वही तो मैं कर रही हूँ, इसीलिए तो मैं जी रही हूँ। मैं तुम्हारी दुम गायब कर सकती हूँ। इसमें बहुत दर्द होगा। बस मुझे बताओ कि क्या करना होगा। उर्सुला ने अपने हाथों से अपने जादू खाने से एक दवा जल्दी से निकाली। बस इस दवा से तुम 2 पैरों पर चल पाओगी। मुझे वो दवा दे दो। उर्सुला डराते हुए हंसने लगी और कहने लगी, नहीं 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 नहीं।
दवा हासिल करने के लिए एक शर्त है, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, इसके बदले मैं कुछ लूंगी। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, मैं एक शहजादी हूँ जिसके पास बेशुमार दौलत है, मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारी दिलकश आवाज मुझे चाहिए, उसके बाद तुम इंसान बन पाओगी। शहजादा तुमसे इश्क करने लगेगा और तुम्हें चूमेगा। एक बार उसने तुम्हें चूमा तो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी, खुश रहोगी। लेकिन अगर तुमने शर्त पूरी नहीं की तो तुम समुद्री झाग बन जाओगी। ठीक है, मैं मेरी आवाज देने के लिए राजी हूँ। जादूगरनी ने छोटी जलपरी को दवा दे दी और उसकी आवाज ले ली। दूसरे दिन शहजादे के लोगों को एक खूबसूरत लड़की समंदर किनारे महल के पास पड़ी हुई मिली। वो लोग उसे अंदर ले गए और जब उसने चलना शुरू किया तब ऐसा लग रहा था कि उसे चलने में तकलीफ हो रही हो, जैसे वो छुरियों पे चल रही हो। खादिमों ने उसे अच्छे लिबास पहनाए। फिर शहजादा उससे मिलने आया। मेरी देखी हुई लड़कियों में सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन वो खामोश रही। वो वही छोटी जलपरी थी। भले ही उसने बात न की हो, लेकिन वो उसी लम्हे शहजादे की पसंदीदा बन गई। वो छोटी जलपरी को लिए बिना कहीं पर भी नहीं जाता था। कुछ वक्त बाद शहजादे ने बताया कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है और जलपरी को लगा कि उसका दिल खुशी से फूल जाएगा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी भी मेरे सच्चे प्यार की तलाश में हूँ। उसने तूफान के बारे में बताया और एक सुंदर लड़की ने उसे कैसे बचाया ये भी बताया। उसके बाद वो कैसे उसके ख्वाबों में आने लगी और वो उससे प्यार करने लगा ये भी बताया। और उसने कहा कि मैं उससे मिलूंगा तो उसी से शादी करूंगा। छोटी जलपरी बहुत गमज़दा हुई क्योंकि वो शहजादे को नहीं बता पा रही थी कि वो वही लड़की है और उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी दुम, अपनी आवाज और अपना घर, सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। दूसरे दिन किसी इलाके का एक बादशाह शहजादे से मिलने आया। बादशाह के साथ उसकी खूबसूरत बेटी भी थी और जैसे ही शहजादे ने बादशाह की बेटी को देखा उसने उसे पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसे उसने दरिया के साहिल पर देखा था। शहजादे ने उससे शादी के लिए पूछा और वो तैयार हो गई। तीसरे दिन छोटी जलपरी ने सोचा कि उसका दिल टूट जाएगा क्योंकि उसी दिन शहजादा उस दूसरी शहजादी से शादी करने वाला था और जब सूरज गुरूब होगा तो वो मर जाएगी क्योंकि समंदर की जादूगरनी ने उसे ऐसा करने का वादा किया था। शादी एक जहाज पर होने वाली थी। भारी दिल लेकर जलपरी वहाँ हाजिर हुई ताकि आखिरी बार अपने शहजादे को देख सके। उसी दिन सुबह छोटी जलपरी के वालिदैन उर्सला से मिले और उसे धमकाया भी। शैतानी जादूगरनी ने उन्हें एक खंजर दिया और कहा कि अगर उनकी बेटी ये खंजर शहजादे के दिल में डाल दे तो उसका जादू टूट जाएगा। शादी हो रही थी, इसीलिए जलपरी रोने के लिए जहाज के ऊपरी हिस्से में गई। उसने देखा कि उसके वालिदैन पानी के ऊपर आए थे और वो रंजीदा थे। तुमने क्या किया मेरी बच्ची? उसकी माँ रो रही थी। जल्दी करो, तुम अब भी खुद को बचा सकती हो। उस जादूगरनी ने हमें ये जादुई खंजर दिया है। तुम इससे शहजादे को मार दो और जब उसका खून तुम्हारे कदमों पर गिरेगा तो तुम्हारे कदम दुम में तब्दील हो जाएंगे और तुम फिर से जलपरी बन जाओगी। जल्दी करो, सूरज निकलने ही वाला है। जब उसके वालिदैन चले गए तब वो खंजर लेकर शहजादे की तरफ भागी और उसने देखा कि वो उसकी नई दुल्हन के साथ खुश है। खंजर का एक वार और वो आजाद होने वाली थी। उसने तेज धार खंजर की ओर देखा और फिर शहजादे की जानिब। वो अब भी उससे प्यार करती थी और वो फिर से जहाज के ऊपरी हिस्से पर चली गई और उसने उस छुरे को दरिया में दूर फेंक दिया। दूसरे दिन शहजादे ने अपने खादिमों को चप्पा चप्पा छान मारने के लिए हुक्म दिया, लेकिन छोटी जलपरी का कहीं कोई नामो निशाना मिला। शहजादा गमज़दा था और अक्सर देर रात तक समंदर किनारे जाकर बैठने लगा और अपनी दोस्त को याद करने लगा। कभी कभी वो पानी पर तैरते बुलबुलों को देखता जो चांद की रोशनी में चमकते और उन बुलबुलों में उसे छोटी जलपरी का चेहरा नजर आता। कहानी समाप्त।
छोटा टिन सैनिक। एक दफा एक खिलौने बनाने वाले ने एक टिन के टुकड़े के 25 सैनिकों को बनाया। वो तमाम बंदूक लिए हुए थे और सभी सीधे आगे देख रहे थे। सभी ने लाल नीले रंग की शानदार वर्दी पहनी थी। आखिर में जब वो एक सैनिक को बनाने लगे तो उनके हमरा ज्यादा टिन नहीं था। खिलौने बनाने वाले के पास सिर्फ इतना ही था कि वो आखिरी सैनिक को एक पैर दे सके, लेकिन उस सैनिक को कोई परेशानी नहीं थी। उसे अपने सबसे जुदा होने पर फख्र था और उसे अपने एक पैर पर भी बहुत फख्र था। वो अपनी चमकदार लाल और नीले रंग की वर्दी पर अपनी बंदूक को लेकर सीधा तनकर खड़ा था। खिलौने बनाने वाले ने 25 सैनिकों को एक बक्से में भर कर रख दिया और फिर उसने उस बॉक्स को तोहफे वाले कागज से बांध दिया। वो सब सैनिक जोजो नाम के एक छोटे बच्चे की सालगिरह का तोहफा थे। जब छोटे बच्चे ने बॉक्स को देखा वो बेहद खुशी से चिल्लाने लगा, टिन के सैनिक, बहुत शुक्रिया अम्मी। जोजो ने सैनिकों को फर्श पर फैला दिया और कप्तान के काम के लिए आखिर के टिन सैनिक को चुना, क्योंकि वो अलग था और उसने उसे खास बना दिया। जोजो ने उसे अलमारी के ऊपर हिप्पो खिलौने के बगल में रखा, जहाँ सैनिक एक कत्थई रंग का टेडी बियर, एक स्लीकी डॉग, आसमान के मुसाफिर जैक नाम का एक बॉक्स, तालाब में तैरता हुआ हंस देख सकता था और एक शानदार महल के दरवाजे पर सबसे खूबसूरत लड़की को सैनिक ने अब तक देख भी लिया था और उसे उससे मोहब्बत हो गई, क्योंकि उसकी तरह उस लड़की के पास भी एक ही पैर था। मैंने कभी किसी को इतना खूबसूरत नहीं देखा। लूसी जी, वो हमेशा एक पैर पर नजर आती है। वो एक उम्दा बैले डांस करने वाली है। ओह, मुझे माफ कीजिए, मुझे ऐसा बदतमीजी के साथ सलूक नहीं करना था। मुझे कतई एहसास नहीं हुआ। आप यकीनन एक अच्छे सिपाही हैं, नरम दिल और इज्जतदार। जनाब, बहुत शुक्रिया। एक और बात, जबकि आप यहाँ हो, आपको मालूम होना चाहिए खिलौने के संदूक में जैक है। वो मतलब परस्त है। आपके मशवरे के लिए शुक्रिया जनाब हिप्पो। ये सब उसने मोहतरम हिप्पो से कहा और फिर उसने खुद से कहा, मैं उसे अपनी बेगम बनाऊंगा। लेकिन सैनिक को इस बात का एहसास नहीं था कि वो खूबसूरत लड़की एक बैले डांस करने वाली थी और इस तरह से डांस के लिए अपने दूसरे पैर को हवा में ऊंचा रखते हैं और इसीलिए वो अपनी जगह से उसका सिर्फ एक पैर देख पा रहा था। हर शाम आधी रात को जब घड़ी में 12 बजते सभी खिलौने जिंदा हो जाते और वो खेलते। छोटे सैनिक ने ठान लिया था कि उस वक्त वो महल में जाएगा और शादी के लिए उस खूबसूरत लड़की का हाथ मांगेगा। लेकिन एक बात जिससे वो बिल्कुल बेखबर था वो ये थी कि बक्से का जैक भी बैले डांस करने वाली लड़की को अपनी बीवी के तौर पर देखना चाहता था। आधी रात के वक्त वो महल की जानिब कूदा। सबसे पहले वो अलमारी से कूदा और कई परेशानियों के बाद वो आखिरकार महल के करीब पहुंचने के लिए मेज पर दराज हुआ। तभी एकदम बक्से का ढक्कन खुला और जैक एक बेहद खतरनाक और गुस्सैल चेहरे के साथ बाहर कूदा। छोटे टिन सैनिक को वो गुस्से से घूरने लगा। मैं जैक हूँ, वो कभी तुम्हारे काबू में नहीं होगी सिपाही लड़के, और जाहिर है कि तुम्हारे पास एक ही पैर नसीब है। ये उन दोनों के बीच खामोशी के लम्हे थे। तुम एक संदूक में रहते हो और वो आलीशान महल में। रहने दो इरादा। छोटे टिन सैनिक ने महल की जानिब देखा। खूबसूरत लड़की उसे देख रही थी। वो मुस्कुराई। वो महल की जानिब कूदने लगा। टिन के सिपाही, जैक गुस्से में चिल्लाने लगा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उस शय की तमन्ना मत करो जो तुम्हारी नहीं है। टिन सैनिक ने जैक की बुरी आवाज को अनसुना कर दिया। बहुत बेहतर, कल का इंतजार करो। एक बद हवा तुम्हें उड़ा ले जाएगी। एक शैतानी हंसी के साथ गायब होकर वो वापस बक्से के अंदर चला गया। मैं जैक की कोई धमकी नहीं सुनूंगा। छोटे टिन सैनिक ने महल और खूबसूरत लड़की की जानिब देखा।
वो लूसी को देखते हुए तालाब के किनारे पर लेट गया। आखिरकार उसे नींद आ गई। वहां से सैनिक पूरे कमरे को निहार रहा था और प्यारी लूसी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो वापस मुस्कुराया, लेकिन वो जैक का बक्सा नहीं देख सकता था। तभी एकदम जोरदार हवा पर्दे से टकराई और पर्दा हिला, जिसकी वजह से टिन का सैनिक खुली खिड़की से बाहर की जानिब फेंक गया और वो वहीं गिर गया। जैक के लफ्ज उसके दिमाग में घूम रहे थे। एक बद हवा तुम्हें उड़ा ले जाएगी। और उसने तेज हवा में जैक के हंसने की आवाजें सुनी। छोटा टिन सैनिक फुटपाथ पर पहुंच चुका था। बारिश की बूंदों में वो भीगने लगा। इससे पहले उसके करीब ही नाली में पानी गिर रहा था। उसने खुद से कहा, मेरे हमराह और क्या बदसलूक होने वाला है। जैसे कि जवाब में दो लड़के सड़क पर भागते हुए आए। उन्होंने सोचा कि इस छोटे टिन सैनिक को एक खोज के लिए समुद्र में भेजना मजेदार होगा। उन्होंने जल्दी से पुराने अखबार की एक छोटी सी कश्ती बनाई और उसे उसके अंदर रख दिया। उन्होंने उस कश्ती को नाली के पानी पर बहा दिया और छोटे टिन सैनिक ने बंदूक को कंधे पर रख लिया और सोचने लगा, क्या मैं आइंदा कभी अपनी हंसी बेली डांसर को देख सकूंगा। बड़ी दराज लहरों ने कश्ती को ऊपर नीचे हिला दिया कि अचानक कश्ती नीचे जाने लगी और गिरने लगी। छोटा टिन सैनिक डर से कांपने लगा। उसने कस के अपनी बंदूक पकड़ ली। ये क्या कुछ हो रहा है यहाँ? मुझे पूरा अंदाजा है कि वजह जैक ही है। नाले के अंदर बहुत अंधेरा था। उसने देखा कि जरा दूर पर ही एक कार की हेडलाइट की तरह कुछ नजर आ रहा था। जैसे ही कश्ती करीब आई, उस सैनिक को महसूस हुआ कि दो बत्तियां असल में आंखें थीं। बड़े बदसूरत पानी वाले चूहों की आंखें, और ये यहाँ टहल रहे थे। वो जोर से चिल्लाया, हुक्मनाम। टिन सैनिक चुप हो गया। उसका हुक्मनामा छीनने के लिए पानी वाले चूहे आगे आए, लेकिन छोटा टिन का सैनिक बहुत तेज था। उसने कश्ती को तिनके से हिलाया और कश्ती तेजी से आगे बढ़ी। चूहों ने उसका पीछा किया तो वो चीखा, उसे रोको, उसने मुझे अपना टर्न नहीं फराहम किया, उसे हुक्मनामा नहीं हासिल हुआ। लेकिन गरजने वाला पानी ऊपर उठा। छोटा टिन सैनिक दिन के उजाले को देख सकता था। आजादी, आजादी। मैं फौरन ही उसकी दिलकश हंसी देखने के लिए घर जा सकता हूँ। जैसे ही छोटी कश्ती दिन के उजाले की जानिब बढ़ी, सैनिक ने शोर सुना। ये एक झरना था। छोटी कश्ती हवा में उड़ गई। नीचे एक नहर थी। अरे दोबारा नहीं। हालांकि वो डर गया था, लेकिन उसकी आंखें थीं कि बंद नहीं होती थी। कश्ती घूम घूम कर पानी के ऊपर गिरी और आखिरकार डूब गई। सैनिक तूफानी पानी में गिर गया और अब हर तरफ अंधेरा हो गया। उसे एक मछली ने निगल लिया और फिर कई घंटों सैनिक मछली के पेट में रहा। इतने में उसने रोशनी महसूस की और उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, या खुदा, ये तो एक पैर वाला छोटा सैनिक है। जिस मछली ने उसे निगल लिया था वो पकड़ी गई। उसे बाजार में ले जाया गया और जोजो की वालदा को बेच दिया गया। जब उस मछली को चीरा गया तो उसके अंदर छोटा टिन सैनिक मिला। उसने ध्यान से सैनिक को सुखाया और फिर महल में खूबसूरत लड़की के बगल में रख दिया। सैनिक ने उसकी जानिब देखा और मुस्कुराया और उसका दिल पिघल गया। वो उससे शादी के बारे में पूछने के लिए झुका। तब उसने उसके दूसरे पैर को देखा और फिर वो खामोश हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि वो कभी भी हाँ नहीं कहेगी। लेकिन अचानक से ही उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, आप कप्तान टिम है ना? है ना? हाँ हाँ जी मोहतरमा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी फरमाए मोहतरमा। मैंने आपको उस अलमारी पर देखा था, तब से आपसे मोहब्बत करती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? छोटा टिन सैनिक चौंक गया और उसने जल्दी से हाँ कह दी। लेकिन फिर आधी रात को 12 बजे जैक अपने बक्से से बाहर आया और वो बहुत डरावना नजर आ रहा था। उसने जल्दी से अपने बक्से से एक तलवार निकाली और कहा, तुम्हें बताया था ऐसी ख्वाहिश मत करना जिस पर तुम्हें हक ना हो। लूसी मेरी है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोटा टिन सैनिक ऊपर उठा
اور اس نے اپنی بندوق کو آگے کیا جس میں ایک گولی تھی. وہ محل کے سامنے لڑنے لگے کہ اچانک ہی چھوٹے ٹن سینک نے اپنی سنگین کو جیک کے بکسے میں ڈال دیا اور اسے جلتے چولہے کی جانب پھینک دیا. وہ زور سے چیختا ہوا جلتے چولہے میں گر گیا اور جل کر اس کا انتقال ہو گیا. چھوٹے ٹن سینک نے اور لوسی نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور پھر وہ محل کی جانب رہنے کے لیے چل دیے. اس کے بعد وہ خوشی خوشی رہنے لگے. کہانی سماپت. خوش شہزادہ. شہر سے بہت آگے ایک اونچی مینار پر خوش شہزادے کا ایک پتلا رکھا تھا. وہ سر سے پاؤں تک باریک سونے کی پرتوں سے آراستہ تھا. اس کی آنکھوں کی جگہ 2 چمکدار نیلم تھے اور اس کی تلوار کے ہتھے پر بڑا سا لال چمکدار مانک تھا. ایک رات ایک چھوٹی چڑیا شہر کے اوپر پرواز کر رہی تھی. وہ تھکی ہوئی تھی اور اسے وہ شب خوش شہزادے کے قدموں میں بتانی تھی. وہ سونے ہی والی تھی کہ اس پر پانی کی ایک بوند گری. اسے حیرانی ہوئی کیونکہ آسمان میں ابھی تک کوئی بادل نہیں تھا. اس کے بعد ایک دوسری پانی کی بوند اس پر آ کر گری. وہ چڑیا سونے کے لیے دوسری جگہ ڈھونڈنے لگی. اتنے میں ایک تیسری بوند پھر اس پر آ کر گر گئی. چڑیا نے اوپر گردن اٹھا کر دیکھا تو اسے سمجھ آیا کہ پانی خوش شہزادے کی آنکھوں سے بہ رہا ہے. اس چڑیا کو اس پر بہت ترس آیا اور اس نے پوچھا, آپ کون ہیں اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں بھی ایک انسان تھا اور ایک شاندار محل میں رہتا تھا. میں بہت رحم دل تھا. میرا دل بہت سچا تھا. میری سلطنت میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی اور اسی لیے میرے درباری مجھے خوش شہزادہ کہتے تھے. میری موت کے بعد مجھے ایک اونچے کھمبے پر بٹھایا گیا ہے. میرا دل سیسے سے بنا ہوا ہے. پھر بھی جب بھی میں میری ریاست کی پریشانی اور بدحالی دیکھتا ہوں تو میرا دل رونے لگتا ہے. آپ بہت رحم دل ہیں, لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بہت دور ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں ایک درزی کا چھوٹا بچہ بیمار ہے. وہ رو رہا ہے کیونکہ اس کی ماں اسے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دے رہی ہے, کیونکہ وہ بہت غریب ہے اور وہ اس چھوٹے بچے کو قریب سے بہنے والی ندی کا پانی دے رہی ہے, لیکن اس بچے کا پیٹ کھانے کے لیے ترس رہا ہے. اب آپ یہاں سے ان کی مدد کیسے کریں گے؟ میری تلوار کے منٹ سے مانک لے لو اور اس غریب عورت کو دے کر آؤ. اس چھوٹی چڑیا نے شہزادے کا حکم مانا اور اس کے بعد اس نے درزی کی جھوپڑی کی طرف پرواز کی. وہ اس کے گھر پہنچی اور ٹیبل پر مانک رکھ دیا. اس غریب بچے کو بیماری سے تھوڑی راحت ملے, اس لیے وہ اس کے قریب تھوڑی پھڑپھڑائی بھی. جیسے ہی چڑیا واپس اڑی, وہ غریب ماں چمکدار مانک لینے کے لیے اٹھ بیٹھی. ماں اور بچہ دونوں بہت خوش تھے. جب چڑیا واپس لوٹ آئی تب شہزادے نے کہا, مجھے ایک مصنف دکھائی دیا ہے. اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے اور وہ بہت بھوکا ہے. پھر بھی وہ کہانی لکھ رہا ہے, کیونکہ اگر اس نے وہ کہانی ادھوری چھوڑی تو اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا. پیاری چڑیا, برائے مہربانی تم میری آنکھوں میں سے ایک نیلم نکال کر اس کی مدد کر سکو گی کیا؟ نہیں شہزادے, میں یہ نہیں کر سکتی. یہ میرا حکم ہے پیاری چڑیا. اس چڑیا کو شہزادے کی آنکھوں سے نیلم نکالنے کی قطعی خواہش نہیں تھی. پھر بھی اس نے غیر ارادتاً اس رحم دل شہزادے کا حکم مانا. اسی لیے وہ چڑیا ایک بار پھر, چاہے ایک لمحے کے لیے ہی, ایک اور پریشان حال کی زندگی میں اس کی کچھ مدد کے لیے پرواز کر گئی اور اس نے وہ نیلم اس مصنف کی ٹیبل پر رکھ دیا. چڑیا نے دیکھا اتنی ٹھنڈ اور بہت زیادہ بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ مصنف بے ہوش ہو گیا ہے. تاہم چڑیا نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کی اور اس نے مصنف کے قریب ہی رکھے آگ کی جگہ پر ڈال دی اور آگ روشن کی. جیسے ہی چڑیا وہاں سے دور گئی, مصنف کو جلتی ہوئی آگ سے گرمی حاصل ہوئی اور وہ دھیرے دھیرے اٹھ گیا. اس نے دیکھا کہ ٹیبل پر چمکدار نیلم ہے, جسے حاصل کر کے وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے رب سے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا. پھر سے چھوٹی چڑیا پرواز کر گئی اور پھر شہزادے نے اس سے کہا, مجھے ایک چھوٹی لڑکی دکھ رہی ہے. اس کے پاس کی سبھی چیزیں نالے میں گر گئی ہیں.
وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے اور کانپ رہی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر وہ خالی ہاتھ گھر لوٹ گئی تو اس کے والد اسے بہت پیٹیں گے۔ شہزادے، اسے دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ پیاری چڑیا، میرے پاس ایک اور آنکھ بچی ہوئی ہے، برائے مہربانی اس بیچاری لڑکی کو دے دو۔ نہیں شہزادے، میں ایسا نہیں کروں گی۔ اب اگر میں نے آپ کا دوسرا نیلم بھی حاصل کیا تو آپ اندھے ہو جائیں گے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں پیاری چڑیا، کسی کی مدد کرنے کی یہ میری آخری خواہش ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا اور تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو اور اپنے سفر پر نکل سکتی ہو۔ شہزادے کے حکم کی وجہ سے اس چڑیا نے بنا خواہش کے ہی خوش شہزادے کی آنکھوں کا دوسرا نیلم بھی نکال لیا اور اب شہزادہ پوری طرح سے اندھا ہو چکا تھا۔ قربانی کی ایسی شاندار پہچان رکھنے والے اس پتلے کے لیے چڑیا کا یہ آخری کام تھا، اور بہت تسلی سے چڑیا نے اس نیلم کو نکال کر اس لڑکی کے ہاتھ میں رکھ دیا اور پھر سے شہزادے کے پاس لوٹ آئی اور اس نے کہا، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی شہزادے، میں یہاں میری آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گی، اسی وقت سے میں آپ کی آنکھیں بنوں گی۔ اب وہ چڑیا بہت سارے پریشان رہنے والے لوگوں کا عجیب سے دکھنے والے مجسمے کو ہر روز خبر دینے لگی۔ اس خوش شہزادے کے حکم سے چڑیا نے اس مجسمے سے سونے کی پرتیں نکالنا شروع کری اور غریب لوگوں کی مدد کے لیے ان تمام پرتوں کو ان لوگوں میں بانٹ دیا تاکہ وہ ایک بہترین زندگی جی سکے۔ اب مجسمہ بدصورت اور کالا بن چکا تھا، اب اس کے اوپر کوئی سونا نہیں بچا تھا۔ جلدی ہی سردی کا موسم آ گیا اور اس چڑیا کو سردی کی وجہ سے بہت ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ اتنی ٹھنڈ تھی کہ وہ چڑیا مرنے والی تھی۔ اس نے خوش شہزادے کی جانب چھلانگ لگائی اور اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ میں آپ سے آخری بار الوداع کہنا چاہتی ہوں میرے شہزادے۔ اچھا، آخر تم نے اپنے اگلے سفر کا فیصلہ کر ہی لیا۔ میری چھوٹی دوست، مجھے تم پر فخر ہے۔ سنبھل کر جاؤ میری چھوٹی دوست، سنبھل کر جاؤ۔ نہیں شہزادے، میں اب اپنی موت کا آخری سفر کرنے والی ہوں۔ میری موت تو برحق ہے، اسی لیے ایک دن میں نے آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ میں خوش ہوں اور بہت سکون میں ہوں۔ جس مجسمے سے چڑیا کو محبت تھی اور لگاؤ تھا، اسی مجسمے کے قدموں کی طرف چڑیا پھڑپھڑاتے ہوئے گئی۔ وہ شہزادہ بھی بہت وقت تک روتا رہا۔ اب اس کے جسم میں جو شیشے کا دل تھا وہ کالا سا ہو گیا تھا اور وہ پھوٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہاں کے میئر نے وہ پتلا نیچے کھینچنے کا حکم دیا کیونکہ وہ خوبصورت نہیں رہا تھا اور اس کا کوئی بھی استعمال نہیں تھا، لیکن ٹوٹا ہوا دل بھٹی میں پگھلا ہی نہیں، اسی لیے اسے دور پھینک دیا گیا اور وہ ایک کچرے کے ڈھیر پر آ کر گر گیا جہاں معصوم چڑیا بھی مری ہوئی پڑی تھی۔ یہ سب دیکھ کر رب نے اس کے ذریعے بنائے فرشتوں کو ان کا امتحان لینے کے لیے وہاں بھیجنا چاہا اور اسی لیے انہوں نے کہا، زمین پر موجود میرے ذریعے بنائی گئی 2 بیش قیمتی چیزیں مجھے لا کر دو۔ جی اللہ۔ اب وہ جنت کے فرشتے اس کچرے کے ڈھیر کے قریب آئے جہاں معصوم چڑیا مری پڑی تھی اور خوش شہزادے کا دل بھی تھا۔ ان فرشتوں نے انہیں اوپر اٹھا لیا اور اب وہاں پر صرف اور صرف کچرا باقی تھا۔ او آسمانی روشنی کے مالک، آپ کی زمین پر ہمیں یہ 2 بیش قیمتی چیزیں مل گئی ہیں۔ خوش راجکمار کا سیسے کا دل اور مری ہوئی چڑیا، ان 2 انمول چیزوں کو چننے کے لیے رب نے فرشتوں کی بہت تعریف کی۔ اب یہ چڑیا یہاں میرے بغیچے میں رہے گی اور راجکمار بھی یہیں رہے گا، وہ میری اس خوبصورت جنت کا مزہ لیں گے۔ اب جب کبھی چڑیا اور خوش شہزادہ دنیا میں تکلیف دیکھیں گے تب ان کے آنسو آسمان سے نیچے گریں گے اور انہی کی بدولت بادلوں سے نرم بارش ہوگی۔ کہانی ختم ہوئی۔ سنڈریلا۔ ایک بار ایک بہت رئیس آدمی تھا۔ نکاح کے کچھ سالوں بعد ہی اس کی بیوی کی وفات ہو گئی اور چھوڑ گئی پیچھے ایک پیاری سی ننھی سی بچی۔ کچھ سالوں بعد اس رئیس آدمی نے ایک نیا نکاح کر لیا اور اس کی دوسری بیوی بہت ہی لالچی اور گھمنڈی تھی۔ وہ اپنی 2 غرور ترین بچیوں کے علاوہ کسی سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ ان دونوں بیٹیوں کو سنڈریلا کے ساتھ بہت جلن ہوتی تھی
बहुत जल्द सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने घर पर पूरा कब्जा कर लिया और उस नन्ही सी बच्ची को अपने घर की खादमा बना ली। वो बर्तन मांजती, कपड़ा धोती, झाड़ू पोछा करती और सूरज उगने से पहले ही उठ जाती बेचारी और जमीन पर गिरी हुई कोयले की राख समेटने लगती, जिसकी वजह से उसके कपड़े हमेशा मैले रहते। वो घर के बाहर तारज़दा बिस्तर पे सोती जो घास के ऊपर लदी हुई होती थी। वो सर्दियों के वक्त झोपड़ियों के छत से बर्फ अंदर आ जाती और पूरी झोपड़ी के अंदर बर्फ की पूरी सफेद परत जमा हो जाती। इस हैरत ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए वो रसोई में जलते हुए चूल्हे के सामने सो जाती। कोयले की राख पूरी रात उस पर उड़ती और उसके सारे कपड़े मैले हो जाते और इसी वजह से उसकी दोनों बहनें उसे सिंड्रेला कह के पुकारती। सिंड्रेला यानी कोयले की राख में लदे हुए कपड़े वाली। असल में दोनों सौतेली बहनें सिंड्रेला से इसलिए जलती थी क्योंकि सारे दिन घर में मजदूरी करने के बाद, इतने मैले कपड़े पहनने के बाद भी सिंड्रेला उन दोनों से ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन बादशाह के बेटे ने महल में दावत बुलाई। उसने सल्तनत में सारे ज़ेर असर लोगों को दावत में आने का दावतनामा दिया। सिंड्रेला की माँ और सौतेली बहनों को भी दावतनामा दिया गया। दोनों तंजतरीन बहनें भी तैयारियां करना शुरू कर दी। नए कपड़े सिलवाने लगे, नए गहने बनवाए जाने लगे। इन सारे कामों की जिम्मेदारी उन्होंने सिंड्रेला को दी। उन रेशम के कपड़ों के ऊपर सिंड्रेला जरी लगाती, उन्हें ध्यान से धोकर इस्त्री करती। मैं दावत में ये लाल जरी वाला लिबास पहनूंगी। बड़ी बहन खुशनुमा होके कहने लगी और छोटी ने कहा, मैं वो सुनहरे रंग का लिबास पहनूंगी और साथ में ये कीमती हीरो के जेवर बहुत जचेंगे मेरे लिबास के साथ। बाल संवारने के लिए महंगे हजाम बुलाए गए, नकली बाल लगवाए गए। शहर की सबसे महंगी दुकान से दर्जियों को कपड़े सीने के लिए बुलाया गया। चेहरा चमकाने के लिए बहुत महंगे लाली पाउडर मंगाए गए। जब सिंड्रेला उन्हें तैयार करने लगी तो बड़ी बहन ने उसे नीचा दिखाते हुए पूछा, तुम नहीं जाना चाहती दावत में? पर तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारे ये गंदे कपड़े देखकर वहाँ के तमाम लोग तुम पर हंसेंगे। सिंड्रेला की जगह अगर कोई और होता तो ऐसी बातें सुनकर उन लड़कियों के बाल बिगाड़ देती, पर सिंड्रेला एक बहुत नेक दिल की लड़की थी। उसने ऐसा नहीं किया। दोनों सौतेली बहनें दावत में अच्छी दिखे, उसने पूरी कोशिश की। दावत वाले दिन दोनों सौतेली बहनें अच्छी दिखे तो घंटों आईनों के सामने खड़े होकर खुद को देखती और खुद की तारीफ करते रहती। आखिरकार दावत पर जाने का वक्त नजदीक आ गया। वो दोनों अपनी बग्गियों में बैठकर खुशनुमा होकर निकल पड़ी बादशाह के महल के लिए। सिंड्रेला गमज़दा नजरों से देखकर उनको जाते हुए देखती रही। वो बेचारी फिर से रसोई घर में जाके जलते हुए कोयलों के सामने बैठ गई। तन्हाई का दुख सिंड्रेला से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अश्क बहाने लगी। अचानक एक आवाज आई और एक परी खिड़की से रसोई घर में दाखिल हुई। उसकी निगाहें चमकदार थीं, उसे पंख भी लगे हुए थे और उसके पास एक जादुई छड़ी थी। उसने सिंड्रेला से गमज़दा होने का सबब पूछा। काश मैं भी। सिंड्रेला इतना कह के जोर जोर से रोने लगी। क्या तुम भी उसी दावत में जाना चाहती हो? तो तुम जरूर जाओगी। मैं तुम्हारी अम्मी की सहेली हूँ और परियों की नगरी से तुमसे मिलने आई हूँ। तुम फिक्र न करो और अब रोना बंद कर दो और बागीचे से एक बड़ा सुनहरा कद्दू लेकर आओ। सिंड्रेला हाथ में लालटेन लेके बगीचे में जाके कद्दू ढूंढने लगी और लालटेन की रोशनी में इधर उधर ढूंढने लगी। उसने बगीचे का सबसे बड़ा कद्दू चुना और उस कद्दू को परी के हवाले कर दिया। परी ने अपनी जेब से एक चांदी की छुरी निकाली। उसने कद्दू को अंदर से खोखला कर दिया और उसने कद्दू का बाहरी हिस्सा रास्ते पर रखा और उसने उस कद्दू पे अपनी जादुई छड़ी घुमाई और छड़ी घुमाते ही वो कद्दू एक आलिशान बग्गी में तब्दील हो गया। सिंड्रेला ने अपनी जिंदगी में काफी बग्गियां देखी थी। उसकी सौतेली बहनें जिस बग्गी में बैठकर महल गई थी, उस बग्गी को भी सिंड्रेला ने देखा था, पर इतनी खूबसूरत बग्गी उसने कभी नहीं देखी थी। सोने की इतनी बड़ी बग्गी और शक्ल कद्दू जैसी। फिर परी ने उसे घर के अंदर से चूहे पकड़ने का पिंजरा लाने को कहा। जैसे ही सिंड्रेला पिंजरा लाने को गई तो उसने देखा कि उसके अंदर जिंदा चूहे हैं।
परी ने उसे पिंजरे का दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही चूहे बाहर आकर दौड़ने लगे, परी ने उन पर भी जादुई छड़ी घुमाई। सिंड्रेला ये सब देख के हैरत ज़दा हो गई। चूहे एक एक करके ताकतवर घोड़ों में तब्दील हो गए और बग्गी के आगे खड़े हो गए 6 ताकतवर घोड़े, जिनका रंग चमकदार था और रेशमी बाल थे। हमें एक बग्गी चलाने वाला भी दरकार होगा, परी ने सिंड्रेला से कहा, जिसके एवज ने सिंड्रेला ने कहा, चूहा पकड़ने वाला एक पिंजरा उस झोपड़ी में भी है। मैं देखा हूँ, अगर वहाँ एक चूहा हो, हम उसे बग्गी चलाने वाले में तब्दील कर सकते हैं। सिंड्रेला पिंजरा लेकर बाहर आई और पिंजरे में उसे मिला एक छोटा लेकिन मोटा चूहा, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, और परी ने उसको एक मोटीले इंसान में तब्दील कर दिया। इस आदमी की मूछ बड़ी प्यारी और पुरकशिश थी। परी ने सिंड्रेला से कहा, एक बार फिर से बागीचे में जाओ और जिस बर्तन से तुम पौधों को पानी देती हो, उसके अतराफ में तुम्हें 6 छिपकलियाँ मिलेगी। उसे मेरे पास ले आओ। जैसे ही सिंड्रेला उन छिपकलियों को परी के पास लेके आई, वो 6 छिपकलियाँ सिपाहियों में बदल गए। वो बग्गी के पीछे जाकर खड़े हो गए और भाला पकड़कर और ऐसी निगरानी करने लगे जैसे पूरी जिंदगी यही काम करने आए हो। उसके बाद परी ने सिंड्रेला से पूछा, क्या अब तुम खुश हो? हाँ, मैं बेहद खुश हूँ। सिंड्रेला ने कहा, लेकिन मैं इन गंदे लिबास में तकरीब में कैसे जा सकती हूँ? परी ने जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को छुआ और सिंड्रेला के कपड़े हिंदुस्तानी रेशम लिबास में तब्दील हो गए, जिन पर 2 हंसों की तस्वीर लदी हुई थी। पूरे लिबास में चमकीले मोतियों की चमक लदी हुई थी। चांदनी रात में लिबास खूब चमक रहा था। सिंड्रेला के सर के ऊपर मोतियों से लदा हुआ एक ताज आ गया। उंगलियों में बेशकीमती हीरे और सोने से बनी हुई अंगूठी सज गई। फिर परी ने उसके फटे हुए चप्पलों को पुरकशिश कांच से बने हुए जूतों में तब्दील कर दिया। जैसे ही सिंड्रेला बगी में बैठकर रवाना होने लगी महल के लिए, परी ने उससे कहा, ख्याल रहे आधी रात होने से कब्ल तुम्हें वापस आना होगा। अगर तुम एक लम्हा भी वहाँ रुकी तो बग्गी फिर से कद्दू बन जाएगी, घोड़े और बग्गी चलाने वाला फिर से चूहे बन जाएंगे और सारे सिपाही छिपकली और कपड़े वही पुराने। सिंड्रेला ने वादा किया कि वो रात 12 बजे से पहले ही वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद वो खुशी खुशी बग्गी में बैठकर महल के लिए रवाना हो गई। जैसे ही सिंड्रेला ने बग्गी के बाहर कदम रखा, बादशाह और शहजादा सिंड्रेला की खूबसूरती देख के हैरत ज़दा हो गए। लोगों ने सिंड्रेला को देख के रक्स करना बंद कर दिया। फनकारों ने सिंड्रेला को देख के गाना बजाना बंद कर दिया। सबकी नजर सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर चौंक गई। शहजादे ने सिंड्रेला को रक्स करने की दावत दी, जिसे सिंड्रेला ने कबूल किया। फनकार फिर से अपनी धुन छेड़ने लगे, पर इस बार उनकी धुन बहुत ज्यादा पुरसोस थी। बादशाह, मलिका और सारे मेहमान वहां पे सिंड्रेला की खूबसूरती की तारीफ करने लगे और इस सोच में मशगूल हो गए कि ये लड़की है कौन। शहजादे की नजर सिंड्रेला पर मरकूज हो गई थी। दोनों एक दूसरे में इतने खो चुके थे कि सिंड्रेला को वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, सिंड्रेला ने एक हिरन की तरह महल के बाहर दौड़ लगाई। राजकुमार ने भी उसके पीछे दौड़ लगाई, मगर उसे पकड़ न पाया। महल की सीढ़ियां उतरते वक्त सिंड्रेला का एक जूता एक पैर से निकलकर गिर गया। शहजादे ने वो जूता उठाकर अपने पास रख लिया। महल के सालारों से पूछा गया कि उन्होंने किसी शहजादी को बाहर जाते हुए देखा। सालारों ने कहा कि उन्होंने किसी शहजादी को बाहर जाते हुए नहीं देखा, पर उन्होंने एक मैले कपड़ों में एक लड़की को जाते हुए देखा, जो शायद से एक बांदी थी। जब महल से सिंड्रेला की सौतेली बहनें घर वापस लौटी तो उन्होंने सिंड्रेला से कहा, तो शहजादा दावत में आई हुई उस खूबसूरत लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं और वो लड़की अचानक से दावत में से गायब हो गई है। लेकिन बेचारा शहजादा अपने हाथ लगे हुए उस शहजादी के जूतों को बहुत देर तक तकता रहा। शहजादे ने हुक्म किया उस जूते को रेशम की तख्ती पर रखा जाए और सल्तनत के सारे घरों में ले जाया जाए और साथ ही ये ऐलान किया जाए, जिस लड़की के पाँव के नाप का जूता होगा उस लड़की के साथ शहजादा निकाह करेगा। सल्तनत की सारी कुंवारी लड़कियों को वो जूता पहन के देखना था।
शुरुआत सल्तनत की शहजादियों को पहना के देखी गई। सौतेली बहनों की भी बारी आई। शहजादे का सालार जूतों का नाप लेने के लिए घर पहुंचा। पहले बड़ी बहन ने जूता पहनने की कोशिश की। उसने बड़ा जोर लगाया, लेकिन उसके लिए जूता बहुत छोटा था। बड़ी बहन के दिल में शहजादे से निकाह करने का इतना लालच था कि उसने पाँव छोटा करने के लिए अपने पाँव की उंगलियां काट दी। ऐसा करने से पाँव जूते में आसानी से चले गया, पर सिपाही ने खून देखते से ही उसकी चोरी पकड़ ली, उसे नामंजूर कर दिया। फिर छोटी बहन को जूता पहनाया गया, पर उसकी एड़ियां बहुत बड़ी थी। पर उसने भी चाकू से अपनी एड़ी को काट डाला ताकि जूता उसके नाप का हो जाए। पर उसने जब जूता पहनकर चलने की कोशिश की, तब शहजादे के सालार को उस पर शक हुआ और उसकी भी चोरी पकड़ी गई। सिंड्रेला हंसते हंसते बोली, क्या मैं भी ये जूता पहनकर देख सकती हूँ? सिंड्रेला की हसद तरीन सौतेली बहनों के मना करने पर भी सालार ने सिंड्रेला को जूता पहनने पर मजबूर किया। जैसे ही सिंड्रेला ने अंदर पाँव डाला, जूता उसके पाँव पर ऐसा चढ़ा जैसे मोम का बना हो, बिल्कुल उसी के नाप का। फिर सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरा जूता भी निकाला और दूसरे पाँव में पहन लिया। उसी वक्त उसे वो परी नजर आई और उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को इतने खूबसूरत कपड़ों में तब्दील कर दिया जो कभी किसी ने देखे ना हो। सौतेली बहनों ने फौरन पहचान लिया कि दावत में आई हुई खूबसूरत लड़की वो कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला थी। उन्होंने सिंड्रेला के पैर पकड़ के अपने बुरे बर्ताव की माफी मांगी। सिंड्रेला ने उन दोनों को चूम कर मोहब्बत से कहा कि वो उन दोनों को तभी माफ करेगी जब वो दोनों उसे अपनी बहन मानेंगी। सौतेली बहनों ने उससे वादा किया कि वो उसे अपनी सगी बहन का खिताब देंगी। सिंड्रेला को शहजादे के पास लाया गया। शहजादे को वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगी। कुछ ही दिनों बाद उनका निकाह हो गया। सिंड्रेला जितनी खूबसूरत थी उतनी नेक दिल भी थी। उसने अपनी बहनों के लिए बहुत नेक दिल शौहर चुने जो रईस भी थे और अच्छे भी। और फिर सिंड्रेला और शहजादा साथ साथ हमेशा खुश रहे। बहुत साल पहले मिडास नाम का एक बादशाह था। वो इस जमीन का सबसे दौलतमंद आदमी था, मगर वो और भी ज्यादा दौलतमंद बनना चाहता था। 1,40,40,25,30,372। वो सोने से बहुत मोहब्बत करता था। सच तो ये है कि सोने को वो अपनी शहजादी मैरीगोल्ड से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। अपनी शहजादी का नाम उसने इस खूबसूरत फूल के नाम पर रखा था। मैरीगोल्ड एक छोटी सी खूबसूरत बच्ची थी। वो अपनी वालिद की मोहब्बत के लिए तरसती रहती थी। एक रोज उसने खुदा से दुआ की और अपने वालिद के तकब्बुर की शिकायत की। खुदा ने उसके वालिद को सबक सिखाने की ठानी और बादशाह के सामने अपने फरिश्ते को भेजा। कौन है आप? तुम खुश रहो इसलिए मैं तुम्हें काफी सारा सोना दे सकता हूँ। काफी सारा सोना? कोई इतना खुश नसीब नहीं कि उसे इतना सारा सोना मिले। कैसा रहेगा अगर तुम दुनिया में सबको सोना तकसीम करते रहो और उसके बाद भी तुम दौलतमंद इंसान बने रहो? तकसीम करूं तो इसके बाद मैं कैसे दौलतमंद बना रहूंगा? तुम्हारे दिल को किस चीज से तसल्ली मिलेगी? हाँ, है एक ऐसी चीज जिससे मुझे तसल्ली मिलेगी। तो क्या है वो? मैं जिस चीज को छूं वो चीज सोने में तब्दील हो जाएगी। खुदाई फरिश्ता अपना हाथ बादशाह की पेशानी पर रखकर कहते हैं, राजा मिडास, तुम्हारा दिल तो मुफलिसी का मारा है। मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम्हें लामहदूद खजाना मिले। खुदाई फरिश्ता अपनी उंगलियों को हवा में लहराते हैं और गायब हो जाते हैं। शायद ये ख्वाब था। मैं इस कमरे में बहुत देर से हूँ। सोने की अशरफियों के ढेर पे लड़खड़ाते हुए बादशाह अपने खजाने वाले कमरे से बाहर निकलता है और जैसे ही वो कमरे के दरवाजे को बंद करने के लिए हाथ लगाता है, पूरा दरवाजा सोने में तब्दील हो जाता है। सोना? ये तो सोने में तब्दील हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक उसका हाथ दीवार पर लग जाता है और वो दीवार भी सोने की हो जाती है। सोना! ये भी सोना बन गया।
मिडास अपने महल में दौड़ता हुआ जो भी चीज उसे दिखती उन सभी चीजों को छूने लगा। खुशी में डूबा वो जोर जोर से हांफता हुआ अपनी शहजादी बेटी के कमरे में पहुंचा। मैरीगोल्ड अपने वालिद को देखती है। अब्बा हुजूर, मेरे ये हसीन खूबसूरत गुलाबों को देखिए, ये कितने लाल है ना, और इनकी महक भी कितनी खुशबूदार है। मिडास अपनी बेटी की बातों को बीच में काट कर कहता है, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, मैं तुम्हें एक मौजज़ा दिखाता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फूल खूबसूरत है तो रुको, मैं तुम्हें एक मौजज़ा दिखाता हूँ। बादशाह गुलाब के फूलों के गुच्छे को छूता है और वो फौरन सोने में तब्दील हो जाते हैं। अब्बा जान, आपने ये क्या किया? ये फूल कितने बेरंग हो गए हैं, इनका असल रंग गायब हो गया है और अब इनसे बदबू आ रही है और इनकी पत्तियां कितनी सख्त हो गई हैं। लेकिन इनकी कीमत अभी बढ़ चुकी है। मेरे सारे गुलाब बर्बाद हो गए। बराए मेहरबानी आप बाकी गुलाबों को हाथ न लगाएं, वो जैसे है मुझे वैसे ही पसंद है। अपनी बेटी की बातों को अनसुना करते हुए बादशाह मिडास बागीचे में दौड़ता हुआ मैरीगोल्ड के पूरे बागीचे को सोने का बना देता है। मैं इस नई ताकत को हासिल करने की खुशी में दावत देना चाहता हूँ। तो क्या मुल्क के सारे इज्जतदार लोगों को न्योता दिया जाए? बेशक दिया जाए। उस रात रियासत के सभी इज्जतदार मर्द औरत बादशाह मिडास की महफिल में तशरीफ लाए। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। सभी मेहमान आपस में बातचीत कर तरह तरह की अटखेलियां लगा रहे थे। तभी बादशाह मिडास ने कहा, जी हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे अपने मिट्टी का बर्तन दीजिए। जैसे ही बादशाह ने उस बर्तन को छुआ, वो बर्तन सोने का हो गया। वहां खड़े मेहमानों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बादशाह मिडास ने सब लोगों की आंखों के सामने तमाम बर्तनों को सोने में तब्दील कर दिया और सबको हैरान कर दिया। बादशाह अपने इस नए करिश्मे का मुजाहरा करता रहा जब तक सब कुछ सोने का नहीं हो गया। थका हारा और भूखा प्यासा बादशाह अपने ग्लास में जाम भरकर जैसे ही लोगों पर लगाने लगा, जाम भी सोने का बन जाता है। उसका चेहरा फीका और लाल पड़ जाता है। वो अपने कांपते कांपते हाथों से जब रोटी उठाता है तो सारी की सारी रोटियां उसकी उंगली पड़ते ही सोने की बन जाती हैं। शहजादी मैरीगोल्ड अपने वालिद के चेहरे पर खौफ के असरात देखती है। क्या हुआ अब्बा जान? मैरीगोल्ड दौड़ती हुई अपने वालिद की जानिब जाती है। इससे पहले कि बादशाह उसे रोकता, वो अपने वालिद की बाहों में लिपट जाती है। पर ये क्या? नहीं, मैं कितना गलत था। ये मौजज़ा तो बद्दुआ है। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर। बादशाह की लाचारी और पुकार सुनकर आखिरकार वही खुदाई फरिश्ता दोबारा नाजिल होता है। तुम पर रहम करूं तो तुम अपने में क्या तब्दीली लाओगे? तो मैं अपना खजाना खोलकर गरीबों में तकसीम कर दूंगा ताकि मुझे मेरी बेटी वापस मिले और मैं खाना नोश कर सकूं। यही वो बातें हैं जो मेरे लिए दौलत से भी ज्यादा मायने लगती हैं। लगता है तुम पहले जैसे बनने के लिए सबक सीख चुके हो, तो मेरे साथ चलो और नदी में डुबकी लगाओ जो बगीचे के पास ही है। जैसे ही बादशाह ने नदी में पैर रखा, उसके बदन से चिपके हुए सोने के जर्रात धूल बनकर नदी की रेत में मिल जाते हैं। बादशाह अपनी महल की जानिब वापस दौड़ता है और देखता है कि बाग के गुलाब फिर से पहले की तरह लाल हो चुके हैं और उनकी खुशबू भी वापस लौट आई है। मैरीगोल्ड अपने वालिद की जानिब दौड़ती है और उनके गले लग जाती है। उसने खुदा से जिस चीज की दुआ की थी वो आखिरकार उसे मिल गई, वालिद की मोहब्बत। मछली शहजादा। एक जमाने में एक इलाके के बादशाह और मलका के 2 बेटे थे। उन दोनों में से बड़ा बहुत बूना और बदसूरत था और उसकी पेशानी पर बिल्कुल दरमियान में सिर्फ एक ही आँख थी। उसका छोटा भाई लंबा और खूबसूरत था और वो खुद को बादशाह समझता था। बादशाह ने अपनी पसंद का इजहार किया और उसने अपने छोटे खूबसूरत बेटे को बादशाह बनाने का फैसला किया। मेरी अवाम बौने और एक आंख वाले बादशाह का हुक्म नहीं मानेगी। इससे दीसा, उनका बड़ा बेटा, बहुत गुस्सा हो गया। ये सल्तनत सिर्फ मेरी है या फिर इसे तकसीम किया जाए। मटनी एक जादूगरनी थी। वो दीसा की बीवी थी।
उसने पूरी सल्तनत अपने शौहर को देने का फैसला किया और उसने एक दावत रखी और छोटे भाई को बुलाया। उसने अपने शौहर से कहा, खाने के बाद आप अपने भाई के साथ बालकनी में बैठकर दरिया की तरफ देखिए। मैं उसे मछली में बदल दूंगी और बाद में आप उसे बहते पानी में फेंक दीजिए। उसके बाद हमें उससे निजात मिल जाएगी। इस पर दीसा राजी हुआ और खाने के बाद उसने उसके भाई को अपने साथ बालकनी में बैठने के लिए बुलाया। बाद में मैटनी ने छोटे शहजादे के सिर पर जरा सी पाउडर डाली। उसकी इस हरकत से जल्दी से शहजादा एक छोटी मछली में बदल गया और उसके भाई ने उसे ऊपर उठाया और इस खुराफात पर हंसते हंसते उसे नजदीक की नदी में फेंक दिया। ये सब कुछ बिल्कुल एकदम से हुआ। अपने साथ क्या हो रहा था इसका शहजादे को पता ही नहीं चला। नदी की जोरदार बहाव में आने से वो हर तरफ हाथ पैर मारता रहा और तैरता रहा। आखिर में जब उसे मालूम हुआ कि वो एक मछली में बदल दिया गया है, तब वो पानी की गहराई में तैरने लगा और जान गया कि मैटनी ने उस पर जादू किया है और उसे भी जितना हो सके उतना उन दोनों से दूर जाना था। इसीलिए जब तक वो अपने अब्बा की सल्तनत के पार नहीं जाता तब तक वो तैरता ही रहा। कुछ दिन बाद एक रोज कुछ मछुआरों ने उसे अपनी जाल में पकड़ लिया और खाने के लिए उसे एक इलाके के बादशाह के महल में ले गए। वो एक बड़ी मछली नहीं था, तो वहाँ के खानसामा ने सोचा कि ये बहुत बड़ा बन सकता है, इसीलिए उसे पकाने की बजाय उसे संभाल कर रख दिया जाए। मैं इसे मलका के कमरे में लेकर जाऊंगा। उन्हें कोई औलाद नहीं है। ये मछली उनका दिल बहलाएगी। उस प्यारी छोटी मछली को देखकर मलका बहुत खुश हो गई और वो उसका ख्याल रखने लगी। बहुत दिन गुजर गए और वो मछली उस टंकी में बहुत बड़ी हो गई। इसीलिए मलका ने उसके लिए दूसरी टंकी बनवा ली। ये बहुत ही प्यारा है, इसीलिए हम इस मछली शहजादे को नियो नाम से पुकारेंगे। बहुत दिनों बाद मछली शहजादा बहुत बड़ा हो गया, इसलिए मलका ने उसके लिए एक बड़ी टंकी बनवाई जिसके जरिए दरिया का साफ पानी अंदर और बाहर आता जाता था। इसके बाद एक दिन मछली शहजादे को उस टंकी में आराम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मलका बहुत घबरा गई और उसने उनसे पूछा, क्या तुम यहाँ ठीक नहीं हो नियो? कुछ वक्त बाद सोचकर मछली शहजादे ने कहा, मेरी प्यारी मलका, मैं यहाँ बिल्कुल खैर से हूँ, लेकिन अगर आप मेरे लिए एक अच्छी बीवी ला पाए तो मैं बेहद खुश रहूँगा। यहाँ मुझे छोड़कर सब कुछ बहुत वीरान और खामोश सा है। ये जवाब सुनकर मलका हैरान हो गई, लेकिन उसके बाद भी शहजादा सिर्फ दिखने के लिए ही मछली है, ये बात मलका नहीं जानती थी। अब मलका मछली शहजादे को अपने बेटे की तरह संभालने लगी और उसकी शादी करने के लिए किसी भी लड़की को परेशानी नहीं होगी, उसे ऐसा महसूस होने लगा। ठीक है, मैं एक बार तुम्हारे लिए बीवी तलाश करूंगी और उसके लिए टंकी में एक अलग कमरा बना दूंगी। उसने उसके बाद एक कमरा बना लिया, मगर मछली शहजादे के लिए बीवी ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। सब लोगों को पता था कि नियो मलिका का पालतू है, लेकिन उसके भी आगे जाकर वो एक अफवाह थी। लोग कहते थे कि वो मछलियों में सबसे बड़ा था और तमाम को यही लगता था कि उसे बीवी सिर्फ खाने के लिए चाहिए। लेकिन मलिका ने अपने सिपाहियों को बहुत दूर दूर तक भेजा। इनमें कई गरीब और कई रईस लोग भी शामिल थे, मगर मछली शहजादे को खुद अपनी बेटी उसकी बीवी के तौर पर देने के लिए कोई भी वालिदैन रजामंद नहीं थे। जो कोई अपनी बेटी मछली शहजादे को देगा उसके लिए मलका ने कुछ इनाम रखा है, मगर ये कोशिश भी कोई खास काम नहीं आई। आखिरकार एक फकीर ने सोने के बड़े इनाम के बारे में सुना और उसने सिपाहियों से कहा, तुम मेरी बेटी को लेकर जाओ, वो जैसी है उससे भी बदतर वहाँ कुछ नहीं हो सकता। सोना मुझे रईस बना देगा। वो कहाँ है? वो नीचे नदी के पास कपड़े धो रही है। मेरी पहली बीवी की औलाद है। सौतेली माँ उसे सब मेहनत वाले काम करवाती है, उससे खिदमत लेती है, पेट भर के खाना भी नहीं देती। उसे उसकी काबिलियत से ज्यादा ही मिलने वाला है, आप उसे लेकर जा सकते हो। उससे छुटकारा पाकर हम तो खुश रहेंगे। उसे मछली शहजादे ने निगल लिया तो भी चलेगा। आखिरकार उस सिपाही ने उस फकीर को सोने की एक थैली दी और वो दरिया की तरफ चल दिया। दरिया के किनारे पर एक खूबसूरत लड़की कपड़े धो रही थी। उसे कौन सा काम करना है ये मालूम होने पर वो खूब रोने लगी।
और उसने कहा कि उसे लेकर जाने से पहले अपने दोस्त को अलविदा कहने का मौका दिया जाए। वो गुजारिश करने लगी। कौन है ये दोस्त? मलका कह रही थी हमें थोड़ी जल्दी करनी है। ये 7 सिर वाला कोबरा है, मैं मेरे बचपन से उसे पहचानती हूँ। वो लड़की अभी भी रोते हुए किनारे पर ही दौड़ रही थी और कोबरा जिस बिल में रहता था उस बिल में से उसने अपना सिर ऊपर उठाया। रोना बंद करो, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरे बिल के बाहर से 3 मरमर के पत्थर ले लो और वो तुम अपने लिबास में रख लो। जिस वक्त नियो को तुम आते हुए देखोगे उस वक्त उस पर पहला पत्थर मारना। जब वो उससे लगेगा वो डूबकर टंकी के तले में चला जाएगा। फिर जब वो पानी की सतह पर आए उसे दूसरा पत्थर मारना और फिर से दोबारा वही होगा। फिर उसे तीसरा पत्थर भी तुम मारना और वो मछली से शहजादे में बदल जाएगा। क्या वो सचमुच मछली नहीं है? वो एक बादशाह का बेटा है और उस पर तिलिस्म किया गया है, लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते से तुम उसके जादू का खात्मा कर सकती हो। इसीलिए माया ने अपनी आंखें पोंछ ली और वो उन सिपाहियों के साथ महल की जानिब चल पड़ी। जिस टंकी में मछली शहजादा रहता था वहाँ उन्होंने उसके लिए एक छोटा कमरा दिखाया जो कि सिर्फ उसी के लिए बनाया था। मलका ने उसका बोसा ले लिया और उससे कहा, मुझे मेरे नियो के लिए जैसी दुल्हन चाहिए थी तुम बिल्कुल वैसी हो। उसने उसे उस छोटे कमरे में छोड़ दिया जहाँ वो नीचे बैठ गई और हाथ में पत्थर थामे रही। वो उसकी राह देखने लगी। कुछ देर बाद उस जगह पर बहते हुए पानी की आवाजें आईं और उसकी लहरें दरवाजे से टकराने लगी। वो गौर से देखने लगी और वहाँ एक बड़ी मछली उसकी तरफ आ रही थी और उसका मुंह बहुत फैला हुआ था। मुझे मेरी बेगम को देखना है, दरवाजा खोलो। सिर से पांव तक कांपते हुए घबराकर माया ने दरवाजा खोला और उसने पहला पत्थर मारा। वो उसके मुंह से पेट में चला गया और वो एक पत्थर की तरह डूब गया, लेकिन 1-2 मिनटों में वो फिर से सतह पर आ गया। उसके बाद माया ने दूसरा पत्थर मारा। वो उस मछली राजकुमार के सिर पर लगा और दूसरी बार भी वो डूब गया। माया अब रंजीदा थी क्योंकि उसने उस शहजादे को जो तीसरा पत्थर मारा था वो चूक गई थी। वो उसके सिर्फ पूंछ की नोक पर लगा था, लेकिन इस बार वो डूबा नहीं था बल्कि एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। तुमने मुझे जादू से आजाद कर दिया है। अब हम सूरज की रोशनी और दुनिया की तमाम नेमतों को जी सकेंगे और इसके बाद हमें किसी टंकी में रहने की जरूरत नहीं है। फिर उन्हें पानी से बाहर निकाला गया और महल में लाया गया और फिर सबसे शादमान जोड़ी की तरह माया और मछली शहजादा खुशी खुशी रहने लगे। कहानी समाप्त।